हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द प्लेटफॉर्म ऑफ जेआरएफ अड्डा। मैं मधुश्री हूँ। आज हम लोग 2021 होम साइंस यूजीसी नेट पेपर का डिटेल एनालिसिस करेंगे। 2023 का आंसर की ऑलरेडी आ गया है, आप लोगों को पता लग गया है आपका कितना टोटल स्कोर बन रहा है। जिसका बहुत अच्छा आया है, ऑल द वेरी बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस मेरे तरफ से। पर जिसका स्कोर अच्छा नहीं आया है तो डोंट वरी, आपको दिसंबर के लिए चांस मिलेगा, आगे के लिए भी चांस मिलेगा। आप तैयारी करो और तैयारी अपना पूरा रखना बहुत ज़रूरी है। तो अभी 2023 का डिटेल एनालिसिस मैं नेक्स्ट वीक लेके आऊँगी, तो तब तक के लिए थोड़ा सा काम हो जाओ, आराम से तैयारी करो, है ना। अब देखो, एग्ज़ाम दे दिया, आंसर की भी आ गया, अब इतना हलचल मचाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जान लो दूसरे का कितना आया है, पर उतना भी ओवर एक्साइटेड मत हो, अपने फ्यूचर के ऊपर फोकस करो, है ना। सो लेट्स स्टार्ट देन। सी द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज द पोषण अभियान लॉन्च्ड। तो आंसर विल बी March 8, 2018। एंड थोड़ा सा हम लोग पोषण अभियान के बारे में जान लेते हैं। तो पोषण अभियान बेसिकली इट एम्स टू अचीव इम्प्रूवमेंट इन द की न्यूट्रिशन पैरामीटर्स फॉर बोथ चिल्ड्रन एंड वेमेन। जो हमारे सोसाइटी के वल्नरेबल और एट रिस्क ग्रुप है, वेमेन, specifically adolescent girls, pregnant women and lactating women, and as well as the children under 6 years। तो उनके जितने भी न्यूट्रिशनल पैरामीटर्स है ना, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट पैरामीटर, उनको इम्प्रूव करने के लिए पोषण अभियान लॉन्च हुआ है। और स्पेसिफिकली कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट इसका मेन एक कोर फैक्टर है ना। वो जन आंदोलन मोड और कम्युनिटी मोबिलाइजेशन, इसका 2 फैक्टर है, ठीक है। और those efforts an essential component for effective implementation of पोषण अभियान। मैंने बहुत सारे प्रोग्राम्स के एक वीडियोस बनाए हैं, बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, 2-3 वीडियोस है, सेपरेट वीडियोस, तो वो आप जाके देखो, प्लेलिस्ट में होगा। आई होप आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा कि इंडिया में अभी कौन से ऑनगोइंग प्रोग्राम्स चल रहे हैं ना, हेल्थ के ऊपर, न्यूट्रिशन के ऊपर। कम्युनिटी न्यूट्रिशन हमेशा छूट जाता है, पर आपके अगर आप सिलेबस देखते हो, यूनिट 2 का एक कोर पार्ट है पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन, तो वो जानना बहुत ज़रूरी है ना। पोषण अभियान के 2 इम्पॉर्टेंट ब्रांचेस है। एक पोषण पखवाड़ा जो मार्च में होता है फॉर 15 डेज, और एक है पोषण माह, ठीक है। पोषण माह सितंबर में होता है। तो ये 2 ब्रांचेस है। अगर आपको बहुत इसके बारे में और इंटरेस्ट है, जानना है, तो मैंने वीडियो तो बनाई है, वो आप देख सकते हो, या आप पोषण अभियान गूगल पे सर्च कीजिएगा, ठीक है। उसका पेज ओपन हो जाएगा, उसमें आप देख सकते हो कि स्टेट वाइज क्या स्टेटस है ना, हेल्थ और न्यूट्रिशन पैरामीटर्स के ऊपर, एज ग्रुप स्पेसिफिक, है ना। उसके बाद आपको पोषण ट्रैकर, तो पोषण अभियान जो है उसको मॉनिटरिंग पोषण ट्रैकर से किया जाता है ना, ग्रास रूट लेवल पे, स्टेट स्पेसिफिक वे में। तो इसके बारे में हम लोग और एक दिन चर्चा करेंगे, पर लेट्स कम टू द पॉइंट। सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट आर द सीक्वेस्ट्रेंट। तो सीक्वेस्ट्रेंट क्या है? इट इज अ फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स आयन विथ मेटल लाइक कॉपर एंड आयरन। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। सीक्वेस्ट्रेंट इज अ फूड एडिटिव which improves the quality and stability of the food, and this can prevent the oxidation of the fat, okay, specifically the rancidity and all. And sequestrant are therefore a type of preservative, ठीक है। फूड एडिटिव है, specifically it's act like as a preservative, okay. It helps to prevent the oxidation of fat in the food. Now third number question is vitamin D3 is also known as what? यहाँ पे 4 ऑप्शन है, रेटिनॉल, कोलेकैल्सिफेरॉल, टोकोफेरॉल, आर्गोकैल्सिफेरॉल। तो आंसर विल बी कोलेकैल्सिफेरॉल। रेटिनॉल आपको पता है विटामिन ए, ठीक है। टोकोफेरॉल विटामिन ई, रेटिनॉल, विटामिन ए का एक्चुअली 3 पार्ट है, रेटिनॉल, रेटिनैल एंड रेटिनोइक एसिड। एंड टोकोफेरॉल विटामिन ई का 2 पार्ट है,
टोकोफेरॉल एंड ट्रोकोट्राइएनॉल, ठीक है। एंड कोलिक कैल्सीफेरॉल, आर्गो कैल्सीफेरॉल हम लोग जान लेते हैं। आर्गो कैल्सीफेरॉल को विटामिन D2 भी बोलते हैं एंड इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट सोर्सेस और डाइटरी सप्लीमेंट्स डिराइव फ्रॉम द irritated fungi. And cholecalciferol, it also called as vitamin D3. Okay, it is produced by synthesis in skin with ultraviolet B light exposure from the animal sources or the dietary supplements. Now, fourth number question is, when the food is directly given to the veins, it is called as what? ठीक है, यहाँ पे चार ऑप्शन है, पेरेंटरल, एंटेरल, नासोगैस्ट्रिक न्यूट्रिशन एंड सलाइन न्यूट्रिशन. सो आंसर विल बी पेरेंटरल न्यूट्रिशन. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंट्रावेनस फीडिंग. ठीक है, एंटेरल न्यूट्रिशन को हम लोग ट्यूब फीडिंग भी बोलते हैं. Now, fifth number question is, the time and temperature used for the pasteurization of milk is what? यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिया है, 72 डिग्री सेंटीग्रेड for 15 minutes, 72 डिग्री सेंटीग्रेड for 15 seconds, 72 डिग्री सेंटीग्रेड for 30 minutes and 72 डिग्री सेंटीग्रेड for 30 seconds. तो आंसर will be 72 डिग्री सेंटीग्रेड for 15 seconds. आइए जान लेते हैं. Pasteurization milk destroy 99.9% of disease-causing microorganisms and extend the shelf life to 16 to 21 days from the time it was packaged. Okay, so there are three different type of pasteurization process. What are the processes? High temperature, short time, इसको HTST भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में. आपको एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है, ठीक है. और फ्लैश पास्चुराइजेशन, तो टेम्परेचर क्या होगा इसका, 72 to 74 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 15 to 20 सेकेंड. आपका क्वेश्चन यहाँ से ही आया था अभी. नाउ दूसरा क्या है, लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बैच पास्चुराइजेशन. टेम्परेचर विल बी 63 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 30 minutes. Then third is ultra high temperature. Temperature will be 135 to 150 degree centigrade for 1 to 2 seconds. Now, sixth number question is, in order to pursue the research, which of the following is pre-required? आपको कोई एक research करना है, like PhD के लिए या masters के लिए, है ना. तो आपको पहले से क्या चाहिए, पूछने का मतलब ये है. See, now यहाँ पे चार ऑप्शन दिया है, developing a research design, formulating a research question, deciding about the data analysis and formulating a research hypothesis. First हम लोग क्या करते हैं, हम लोग research question ढूंढते हैं, है ना. मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बोला था, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, कि आपके आगे का प्लानिंग स्ट्रेटेजी क्या होगा. उसमें मैंने पहले ही बोला कि आप शोध गंगा पे जाइए. शोध गंगा पे वहाँ पे डिफरेंट होम साइंस यूनिवर्सिटी कैटेगरीज के आपको डिजर्टेशन मिल जाएगा पीएचडी का, जो ऑलरेडी सबमिटेड है. तो वहाँ पे कुछ कुछ रिकमेंडेशन मिलेगा, स्कोप ऑफ वर्क मिलेगा. दोज आर द रिसर्च क्वेश्चन, है ना. तो पहले हम लोग को रिसर्च क्वेश्चन फॉर्म्युलेट करना है, उसके बाद हम लोग को हाइपोथेसिस डिजाइन करना है, नल हाइपोथेसिस, है ना, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, फिर हमको ओवरऑल डिजाइन करना है, एंड आफ्टर दैट डेटा एनालिसिस. ओके, सो फर्स्ट स्टेप विल बी द फॉर्म्युलेटिंग अ रिसर्च क्वेश्चन. नाउ 7 number question is, any of two immiscible liquid when mixed together form an what? यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिया है, एरोसॉल, इमल्शन, जेल एंड सॉल्ट. तो आंसर विल बी इमल्शन. आइए जान लेते हैं. यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ कॉलोइड है, और डिस्पर्स फेज है, और डिस्पर्स मीडियम है. अब कॉलोइडियल सॉल का जो सॉल है, उसका डिस्पर्स फेज क्या है, सॉलिड है, ठीक है, और लिक्विड है. और सॉलिड सॉल का क्या है, सॉलिड और गैस है, और डिस्पर्स मीडियम क्या है, सॉलिड है. जेल का क्या होगा, डिस्पर्स फेज लिक्विड होगा और डिस्पर्स मीडियम सॉलिड होगा. इमल्शन का क्या होगा, डिस्पर्स फेज लिक्विड होगा और डिस्पर्स मीडियम लिक्विड होगा. फोम का क्या होगा, डिस्पर्स फेज गैस होगा और डिस्पर्स मीडियम लिक्विड होगा. नाउ 8 number question is symptoms of thiamine deficiency. तो यहाँ पे आपको लिस्ट दिया है, और थियामिन को विटामिन B1 भी बोलते हैं, ठीक है.
तो क्या क्या है? पेरिफेरल न्यूरोपैथी, फोटोफोबिया, कार्डियोमेगली, कोलोनकेशिया एंड ट्रैकिकार्डिया। तो आंसर विल बी A, C and E. पेरिफेरल न्यूरोपैथी, फिर कार्डियोमेगली एंड E इज ट्रैकिकार्डिया। ठीक है, इसको टैचिकार्डिया भी बोलते हैं कोई कोई। कोलोनकेशिया स्पेसिफिकली आयरन डेफिशिएंसी के लिए देखा जाता है। स्पून नेल जिसको बोलते हैं, है ना। फोटोफोबिया तो विटामिन ए डेफिशिएंसी की वजह से देखा जाता है। सी देयर आर वेरिएशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ विटामिन B1 डेफिशिएंसी। फर्स्ट वन इज ड्राई बेरीबेरी, इसको पेरिफेरल न्यूरोपैथी भी बोलते हैं। वेट बेरीबेरी, इट इज रिलेटेड टू, बेसिकली रिलेटेड टू हार्ट फेलियर इज वन ऑफ द कॉमन सिम्टम्स ऑफ वेट बेरीबेरी। फिर इन्फेंटाइल बेरीबेरी, फिर अल्कोहलिक बेरीबेरी। अल्कोहलिक बेरीबेरी का और एक नाम है, आप निकनेम बोल सकते हो, वॉर्निक Korsakoff syndrome, okay, and it is unusual type of memory disorder due to lack of thiamine. Now, 9 number question is protein present in milk are lactoalbumin, lactoglobulin, casein, ovalbumin and myosin. तो answer will be lactoalbumin, lactoglobulin and casein, A, B and C. अब देख लेते हैं, जो ओवरएल्बुमिन है वो कहाँ पे रहते हैं? एग व्हाइट पे मिलता है जनरली। और मायोसिन आपके सेल्स में मिलते हैं, ह्यूमन बॉडीज के। ठीक है, नाउ 10 नंबर क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द नेम्स ऑफ एसेंशियल फैटी एसिड। आपको एसेंशियल फैटी एसिड्स टिक करना है। क्या क्या ऑप्शन में है? लिनोलेइक एसिड, ब्यूटायरिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड, माइरिस्टिक एसिड एंड एराचिडोनिक एसिड। तो आंसर विल बी लिनोलेइक एसिड, लिनोलेनिक एसिड एंड एराचिडोनिक एसिड या एराकिडोनिक एसिड। सी 3 will be the correct answer, A, C and E. अच्छा, जो ब्यूटायरिक एसिड है और माइरिस्टिक एसिड है, दोज आर द सैचुरेटेड फैटी एसिड। ओके, तो ब्यूटायरिक एसिड क्या है? ब्यूटायरिक एसिड कहाँ पे मिलता है? स्पेसिफिकली एनिमल फैट और बटर में मिलता है। और माइरिस्टिक एसिड स्पेसिफिकली नटमेग में मिलता है, पाम कर्नेल ऑयल में मिलता है, कोकोनट ऑयल में मिलता है, बटर फैट में मिलता है, इवन बोवाइन मिल्क और ब्रेस्ट मिल्क में भी मिलता है। तो बोवाइन मिल्क में इसका जो परसेंटेज है ये है 8 to 14% एंड ब्रेस्ट मिल्क में इसका परसेंटेज क्या है? 8.6%। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नाउ 11 नंबर क्वेश्चन इज मेजर सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज। आपको डायबिटीज का मेजर सिम्टम्स बोलना है। क्या क्या है? सी पॉलीयूरिया, ग्लोसाइटिस, एसिडोसिस, टैचिकार्डिया एंड नॉक्टोयूरिया। ठीक है, तो आंसर विल बी पॉलीयूरिया, एसिडोसिस एंड नॉक्टोयूरिया। A, C and E will be the correct answer. सी ग्लोसाइटिस विटामिन B2 या राइबोफ्लेविन डेफिशिएंसी के वजह से होता है, राइट। एंड टैचिकार्डिया मतलब क्या है? ओवर हार्ट बीट अगर मोर देन ग्रेटर देन 100 हो जाता है हार्ट बीट, उस कंडीशन को बोलता है टैचिकार्डिया। ठीक है, नाउ 12 number question is match the food additives list given in list 1 and their function. आपको list 1 में food additives का नाम दिया है और list 2 में उसका functions दिया है, आपको मैच करना है। आइए देख लेते हैं। यहाँ पे दिया है ईस्ट, सोया लेसिथिन, ब्यूटाइरेटेड हाइड्रोक्सिल टोलुइन, बेंजोइल पेरोक्साइड एंड कैल्शियम सोर्बेट। ठीक है, तो ईस्ट का फंक्शन क्या है? ईस्ट का फंक्शन है लिवनिंग। ठीक है, सोया लेसिथिन का फंक्शन क्या है? इमल्सिफायर, इमल्सिफिकेशन में हेल्प करते हैं। ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सिन टोलुइन का क्या काम है? एंटीऑक्सीडेंट, इट इज अ एंटीऑक्सीडेंट जिसको BHT भी बोलते हैं। ठीक है, बेंजोइल पेरोक्साइड एक्ट एज अ ब्लीचिंग एजेंट। ठीक है, कैल्शियम सॉर्बेट इट एक्ट एज अ प्रिजर्वेटिव। नाउ यहाँ पे हिंदी में है, आप लोग देख लीजिएगा। नाउ 13 नंबर क्वेश्चन इज, यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ बायोकेमिकल टेस्ट दिया है और आपको उसका न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिजीज बोलना है, मतलब कौन से डिजीज पे कौन सा टेस्ट किया जाता है, राइट। तो फर्स्ट है सीरम एल्ब्यूमिन। सीरम एल्ब्यूमिन
क्वाशियोकॉर में किया जाता है। आपको पता है जो प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन है उसका एक पार्ट है क्वाशियोकॉर है, मैरस्मस है, मैरस्मिक क्वाशियोकॉर है, पर सीरम एल्बुमिन क्वाशियोकॉर में टेस्ट किया जाता है। फिर हीमोग्लोबिन एनीमिया, ठीक है, इट इज रिलेटेड टू एनीमिया, आयोडीन, गॉइटर, फिर सीरम रेटिनॉल, विटामिन ए डेफिशिएंसी। ओके, यहाँ पे हिंदी में है। नाउ 14 नंबर क्वेश्चन इज, आपको यहाँ पे विटामिन दिया है लिस्ट 1 में और लिस्ट 2 में फंक्शंस दिया हुआ है, आपको मैच करना है। सी, तो विटामिन B12 का क्या फंक्शंस है? इट हेल्प्स इन रोल फॉर्मेशन ऑफ नॉर्मल आरबीसी। आपको पता है विटामिन B12 डेफिशिएंसी की वजह से पर्निशियस एनीमिया होता है, राइट? So it helps in the formation of normal RBC या red blood cell. Okay. Vitamin A, it helps in integrity of to maintain the epithelial tissues. Vitamin E का क्या function है? Protection of the PUFA, polyunsaturated fatty acid, from the oxidative damage. And thiamine helps in carbohydrate metabolism. So answer आपके यहाँ पे रेड मार्क्स दिया हुआ है, 4 will be the correct. Okay, now 15 नंबर क्वेश्चन इज, अरेंज द स्टेजेस ऑफ न्यू फूड प्रोडक्ट डेवलपमेंट। आपको यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग कैसे आप न्यू फूड प्रोडक्ट डेवलप करोगे ये आपको बताना है, ठीक है। See, first A is idea generation, product development, screening, commercialization and concept development. इसको आपको स्टेजेस में अरेंज करना है। So first क्या होगा? आइडिया जनरेशन, ठीक है। फिर सेकंड होगा स्क्रीनिंग, फिर थर्ड क्या होगा? कंसेप्ट डेवलपमेंट, फिर फोर्थ होगा प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड फिफ्थ होगा कमर्शियलाइजेशन। सी, मुझे एक नया फूड प्रोडक्ट डेवलप करना है, ठीक है। तो पहले मुझे आइडिया चाहिए, मुझे आइडिया आएगा उसके बाद ही तो मैं सोचूंगी ना मुझे क्या प्रोडक्ट डेवलपमेंट करना है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद स्क्रीनिंग करेंगे, मुझे रिव्यू करना है कि मैं जो सोच रही हूँ वो रियलिटी में सच होगा या नहीं, है ना। उसके लिए मुझे रिसर्च करना है, थोड़ा पढ़ाई करना है, रिव्यू करना है। चलो एक फूड प्रोडक्ट है तो उसका बायोकेमिकल कंपोजिशन देखना है, लैब टेस्ट करना है, स्क्रीन करना है, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे कंसेप्ट डेवलपमेंट करना है कि मैं जो फूड प्रोडक्ट तैयार कर रही हूँ स्पेसिफिक मैं कौन से एज ग्रुप के लिए बना रही हूँ, कौन से सोसाइटी के लोगों को मैं टारगेट कर रही हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट करूँगी और उसके बाद उसको हम बेचने के लिए सोचेंगे, कमर्शियलाइजेशन करेंगे, राइट। तो दिस विल बी द स्टेजेस। ऐसे आपको सोचना पड़ेगा, कभी भी होगा मतलब ऐसे फूड प्रोडक्ट डेवलपमेंट, कोई रिसर्च, पहले होगा आइडिया जनरेशन या रिसर्च क्वेश्चन डेवलपमेंट। तो आप आंसर ऑप्शन देखते ही आपको आंसर क्लिक होना चाहिए। इवन कभी कभार एनटीए थोड़ा सा घुमा के देता है तो आप लोग अकॉर्डिंग टू कोड जाइएगा, है ना। Now 16 number question is, given below two statements, one is labeled as assertion and assertion reasoning का question है। assertion में क्या बोला है? calcium requirement during lactation are higher than during pregnancy. True. Obviously अगर आप RDA देखते हो, RDA 2020 या पुराने वाले भी देखते हो तो उसमें भी सेम है। लैक्टेशन पीरियड में क्योंकि माँ ब्रेस्ट फीड कराते हैं इसलिए कैल्शियम रिक्वायरमेंट ज्यादा है, राइट। अब रीजन में क्या बोला है? एज लैक्टेटिंग वुमेन लूज द बोन मास ड्यूरिंग द ब्रेस्ट फीडिंग बिकॉज लेस एस्ट्रोजन हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड। ट्रू। तो जो बोन मास है, अगर कैल्शियम सप्लीमेंट माँ नहीं लेंगे ड्यूरिंग द लैक्टेशन पीरियड, आपको कितना लेना है? देखिए मैंने ये पहले भी बोला है, जो प्रेगनेंसी पीरियड है, जेस्टेशनल पीरियड, वहाँ पे भी 180 कैल्शियम टैबलेट लेना है, यहाँ पे भी टोटल 360 एंड डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन 2 भी हो। अगर आप अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन जाते हो तो देखने के लिए मिलता है 2 कैल्शियम टैबलेट्स रेकमेंड करते हैं, पर डिपेंडिंग ऑन द इंडिविजुअल एंड स्टेटस कभी कभार 1 भी बोलते हैं,
ठीक है। तो टोटल 360 मिनिमम तो लेना चाहिए प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन पीरियड में, ठीक है। सो बोथ आर ट्रू, यहाँ पे हिंदी में है। नाउ 17 नंबर क्वेश्चन इज, बाय मिस्टेक यू हैव ओवर ब्लोड योर क्लोथ्स। जो हम लोग नीला रंग करते हैं ना, which of the following reagents should be used to rectify the fault? तो आंसर will be acetic acid, ठीक है। Now 18 number question is, which of the following apparel production system is based on teamwork, shared responsibility for quantity and quality of the output? टीमवर्क बोला है यहाँ पे, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी बोला है, फॉर क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ द आउटपुट, ठीक है। दिस इज अ कीवर्ड, ठीक है। तो आंसर विल बी मॉड्यूलर प्रोडक्शन सिस्टम। अब यहाँ पे ऑप्शन में और दो डिफरेंट सिस्टम के बारे में बोला है, एक है प्रोग्रेसिव बंडल सिस्टम, सेकंड वन इज यूनिट प्रोडक्शन सिस्टम। तो ये भी जानना जरूरी है क्योंकि नेक्स्ट टाइम यहाँ से भी क्वेश्चन आपको मिल सकता है। तो हम लोग जान लेते हैं, पहले पढ़ते हैं प्रोग्रेसिव बंडल सिस्टम। तो जब भी आप टेक्सटाइल पढ़ते हो, अपैरल डिजाइनिंग पढ़ते हो, कोशिश कीजिएगा आप पिक्चर के थ्रू पढ़ें, है ना। तो उससे क्या है, उससे रिटेंशन करने में हम लोग को मदद मिलता है। स्पेसिफिकली मुझे मिलता था, तो मैं इसलिए आपको सजेस्ट करूंगी, पर इट्स अप टू यू, आप कैसे पढ़ना पसंद करते हो। आप देखो यहाँ पे मैंने फोटोज लगाया है, तो फोटोज देख के पढ़ो आप। द प्रोग्रेसिव बंडल, तो प्रोग्रेसिव बंडल सिस्टम में क्या बोला है, द प्रोग्रेसिव बंडल सिस्टम इज अ ट्रेडिशनल प्रोडक्शन सिस्टम दैट हैज बीन वाइडली यूज्ड इन अपैरल इंडस्ट्रीज फॉर मेनी डिकेड्स, ठीक है। तो प्रोडक्शन बंडल सिस्टम क्या है, एक ट्रेडिशनल प्रोडक्शन सिस्टम है, ठीक है। Now, in this system, bundles of the garment parts are moved in sequence from one sewing machine operator to the next. अभी पिक्चर में देखो, यहाँ पे बहुत सारे ऑपरेटर्स काम कर रहे हैं, ठीक है। उनके पास देखो, मैं रेड मार्क कर रही हूँ, ऐसे बंडल में कपड़ा पड़ा है। अगर आप कोई अपैरल इंडस्ट्री या टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जाते हो तो बहुत सारे ऐसे आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो ये बंडल में कपड़ा पड़ा होता है जो अनफिनिश्ड वर्क होता है, ठीक है। वो हर एक का अलग से, जितने भी यहाँ पे ऑपरेटर्स बैठते हैं, सबका अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो बंडल के साथ क्या करेंगे, हर एक का। तो each worker receives a bundle of unfinished garment and perform a single operation on each garment in a bundle, ठीक है। After finished of his or her work on the bundle, they are retied the bundle and passed on the next operator। जैसे मैंने बोला, सबका स्पेसिफिक कुछ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है। एक बंडल में एक वर्कर का एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म होने के बाद वो फिर से वो बंडल को टाई अप करते हैं और दूसरे ऑपरेटर को दे देते हैं, राइट। दिस इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव बंडल सिस्टम या पीबीएस, ठीक है। नाउ यूनिट प्रोडक्शन सिस्टम, इसका और दो नाम है, ओवरहेड प्रोडक्शन सिस्टम और हैंगर प्रोडक्शन सिस्टम। So, what is called as unit production system? The unit production system of apparel industries is a flexible material handling system that requires the computerized overhead transportation system to move the garment components automatically from one workstation to the next according to the predetermined sequence. This is important. ये आपके कीवर्ड है, यूनिट प्रोडक्शन, ओवरहेड और हैंगर प्रोडक्शन में। यहाँ पे आप पिक्चर में देखो, ये जितने भी बड़े बड़े यूनिट लगा है, ठीक है, इसमें कंप्यूटराइज्ड कुछ मशीन्स होते हैं। तो ये पहले प्री डिटरमिन्ड वे में इसका सीक्वेंस रेडी होता है कि ये गारमेंट का ये कंपोनेंट ये स्पेसिफिक वर्कर करने वाले हैं। उसके बाद जो ये मशीन्स है ये ऑटोमेटिकली ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। इट रिप्लेसेस अ ट्रेडिशनल गारमेंट प्रोडक्शन सिस्टम ऑफ हैंडलिंग, बंडलिंग, टाइंग, अनटाइंग एंड मैनुअली मूविंग द गारमेंट पार्ट, जैसे मैंने आपको बोला है, ठीक है। तो ये सारे कंप्यूटराइज्ड मशीन है, इसके लिए मैन पावर की ज़रूरत नहीं है टाई अप करने की, बंडल बनाने की या अनटाई करने की।
इवन मूव भी मशीन के थ्रू ही हो जाता है, ठीक है। Now, 19 number question is light fastness of rating are range in the 1 to 5, 1 to 6, 1 to 7 and 1 to 8. So answer will be 1 to 8. Now, 20 number question is which of the following is a knit fabric that uses fine worsted yarn? तो यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिया है, इनले, ज़ेफर, इंटरस्टेरिया एंड शेकर। तो आंसर विल बी द ज़ेफर, ठीक है। दोज आर इनले, इंटरस्टेरिया एंड द शेकर, दोज आर डिफरेंट टाइप ऑफ नीटिंग प्रोसेसेस, ठीक है। Now 21 number question is for making a dress with the kasoti embroidery, which of the following motifs will you see? तो एनटीए ने जो आंसर दिया था वो था चोकला, ठीक है, पर ये गलत है, तो आंसर विल बी द गोपुरा, ठीक है। आई थिंक ये जो क्वेश्चन है 21 नंबर, ये एनटीए ने ड्रॉप भी कर दिया था, क्योंकि क्वेश्चन गलत, आंसर उसका गलत दिया था, तो ड्रॉप तो करना ही पड़ेगा। नाउ तो हर बार क्या होता है ना, जब भी ऐसे आपको 100 क्वेश्चन में 2 to 3 मार्क्स तो ऐसे ही मिल जाता है, क्योंकि आंसर गलत होता है। तो इसलिए जो जेआरएफ का जो कट ऑफ है वो हर बार इंक्रीज हो जाता है। यही 2-3 जो क्वेश्चन है वो ड्रॉप होने की वजह से। नाउ 22 नंबर क्वेश्चन इज द रिएक्टिव टाइज फ्रॉम द फॉलोइंग बॉन्ड्स विद द फाइबर। तो आपको बोलना है कि रिएक्टिव टाई फाइबर के साथ कौन से बॉन्ड फॉर्म करते हैं या जनरेट करते हैं। तो यहाँ पे चार ऑप्शन है, आइकॉनिक, हाइड्रोजन, वैंडरवाल एंड कोवेलेंट। तो आंसर विल बी कोवेलेंट। Now 23 number question is which of the following is not an advantage of the plasma technology? तो आपको बोलना है कि प्लाज्मा टेक्नोलॉजी के डिसएडवांटेज क्या है। नॉट बोला है, ठीक है, नॉट, ओनली, एक्सेप्ट, ये अच्छे से पढ़ना है। हम सभी नर्वस होते हैं जब कंप्यूटर मशीन के सामने बैठते हैं और अपना क्वेश्चन पेपर देख के हम लोग को अपना, पहले तो मुझे क्या होता था, मुझे अपना जर्नी याद आता था कि मैंने हर रोज कितना मेहनत किया था, कितना अपना नोट्स बनाया और मैंने कैसे अपने वर्क के साथ मैंने पढ़ाई किया। ये सब ना मुझे अपना जर्नी याद आता था। जब भी मैंने 2 बार एग्ज़ाम दिया तो 2 बार ही बैठ के कंप्यूटर के सामने मुझे याद आता था। पर ऐसा नहीं कि आप नर्वस हो जाओ, टेंशन में आ जाओ, नॉट पढ़ो ना, ये बेवकूफ़ी होगा, ठीक है। आपको पढ़ना ही है, क्वेश्चन को समझने के लिए आपको 2-2 बार पढ़ना है। तो यहाँ पे बोला है नॉट एन एडवांटेज, मतलब आपको डिसएडवांटेज पूछा है। अब देखते हैं ऑप्शंस। increases abrasion resistance, 2 number is increased dyeing speed, assist bioscoring and gives a liquid repellency। तो आंसर will be assist the bioscoring, ठीक है। Now 24 number question is shifting of darts from one place to another changes, आपको 4 ऑप्शन दिया है, fit of the garment, amount of the dart control, shape of the pattern and design of the garment। तो आंसर will be shape of the garment and design of the garment। तो डार्ट चेंज करने में, ठीक है, जो पैटर्न है उसका शेप चेंज होता है और जो गारमेंट है, ऑब्वियसली अगर शेप चेंज होगा तो जो गारमेंट है उसका डिजाइन में भी थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, राइट। तो शिफ्टिंग ऑफ द डार्ट कॉज शेप ऑफ चेंजेस द शेप ऑफ द गारमेंट एंड डिजाइन ऑफ द गारमेंट, ठीक है। नाउ 25 number question is for making a dress for yourself in a plain woven fabric, which of the following fabrics will you use? ठीक है, यहाँ पे दिया है पेरकेल, फेनिन, फिर बारलेप, चिनो एंड मोलेस्किन। और आंसर विल बी ए, बी एंड सी, पेरकेल, फ्लेनेल एंड बारलेप, ठीक है। चिनो एंड मोलेस्किन ये दोनों ही 12 वीविंग से है, ठीक है। तो ये पेरकेल, बारलेप एंड फेनिल विल बी द करेक्ट आंसर। Now 26 number question is which of the following factors favor fashion?
ठीक है, या प्रमोटिंग फैशन, आप कुछ भी बोल सकते हो। यहाँ पे आप ऑप्शन देखो, एडवर्टाइजिंग, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, सैम्प्यूटरी लॉज एंड एन इकोनॉमी ऑफ एबंडेंस। तो आंसर विल बी एडवर्टाइजिंग, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन एंड इकोनॉमी ऑफ एबंडेंस। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के साथ फैशन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है, ये फैशन को इंक्रीज होने में हेल्प नहीं करता अगर इंस्टेबल है, ठीक है, इसका कोई मतलब ही नहीं बनता। तो जो सी ऑप्शन है वैसे ही अगर आप उसको एक्सक्लूड कर देते हैं, आपको मान लो इसका आंसर पता भी नहीं है, पर आपको ये बेसिक कॉमन सेंस तो है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के साथ फैशन का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कोई लिंक नहीं है। तो अगर आप इसको पहले ही एक्सक्लूड कर देते हो तो आपका आंसर पहले ही आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि हर एक ऑप्शन में सी है। नाउ 27 number question is which of the following are example of the condensation polymer। तो आपको बोलना है कि कंडेंसेशन पॉलीमर कौन सा है। ऑप्शन में क्या क्या है, एक्राइलिक, मोडाक्राइलिक, पॉलिएस्टर एंड नाइलॉन। तो आंसर विल बी पॉलिएस्टर एंड नाइलॉन। एक्राइलिक और मोडाक्राइलिक क्या है, acrylic and monoacrylic fibers are the synthetic polymer fiber manufactured using acrylonitrile as a primary monomer, ठीक है। तो acrylic and monoacrylic fiber जो है वो synthetic polymer fiber है। Now 28 number question is given below are two statement, one is labeled as assertion and reasoning। तो assertion में क्या है, overweight people look heavier in the stiff fabric। रीजन में क्या बोला है, this fabric stand away from the body creating an illusion of the additional thickness। तो overweight अगर कोई heavier है, ठीक है, थोड़ा healthy है इंसान, अगर वो कोई stiff fabric पहनते हैं तो she or he must be look heavier। अगर आप कोई बॉडीकॉन ड्रेस पहनते हो, अगर थोड़ा सा चबी हो और हेवी हो, तो ऑब्वियसली बॉडीकॉन ड्रेस एकदम बॉडी के साथ चिपका हुआ रहेगा, राइट, तो इट लुक्स हेवियर। रीजन में क्या बोला है, द फैब्रिक स्टैंड अवे फ्रॉम द बॉडी क्रिएटिंग एन इल्यूशन ऑफ द एडिशनल थिकनेस, ठीक है। तो अगर ये क्या करता है कि अगर कोई ऐसे स्टीफ फैब्रिक है, ठीक है, तो वो एक इल्यूशन क्रिएट करते हैं, ओवरवेट पीपल के बॉडी में एक इल्यूशन क्रिएट करते हैं। तो इसलिए स्टीफ फैब्रिक आपको अवॉइड करना चाहिए अगर आप ओवरवेट हो, या मैं बोलूँगी हेल्दी हो। ओवरवेट इज नॉट द करेक्ट word now। So both are the correct and R is the correct explanation। यहाँ पे हिंदी में है, आप लोग देख लीजिएगा। Now 29 नंबर क्वेश्चन इज, यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ फिगर दिया है और उसका डिस्क्रिप्शन दिया है, आपको मैच करना है कौन से स्पेसिफिक फिगर टाइप का डेफिनेशन क्या है, ठीक है। आइडियल टाइप है, स्क्वायर शेप्ड है, हार्ट शेप्ड है और डायमंड शेप्ड है, ठीक है। तो फर्स्ट जो है आइडियल टाइप विल बी द curves outward gradually from west and round over the hip bone, ठीक है। स्क्वायर शेप में क्या है, स्क्वायर शेप में कर्व आउटवर्ड abruptly from the west and fall straight to the hips। हार्ट शेप में क्या है, हार्ट शेप में कर्व्स डायगोनली आउटवर्ड फ्रॉम द वेस्ट टू हिप, ठीक है। एंड डायमंड शेप में क्या बोला है, डायमंड शेप में बोला हार्ट शेप में क्या है, हार्ट शेप में है कर्व्स आउटवर्ड abruptly the west and round sharp innerwards। एंड डायमंड शेप में क्या बोला है, डायमंड शेप में कर्व्स डायगोनली आउटवर्ड फ्रॉम द वेस्ट टू द हिप। तो आंसर विल बी 1। ए का 3 होगा, बी का 4 होगा, फिर हार्ट शेप का 2 होगा और डायमंड शेप का 1 होगा, ठीक है। यहाँ पे हिंदी में दिया है। नाउ 30 नंबर क्वेश्चन इज, यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ कलर प्रॉब्लम्स दिया है और उसका डिस्क्रिप्शन आपको मैच करना है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, बहुत बार एनटीए ने पूछ लिया है और ये मतलब हर साल में डिफरेंट वे में पूछा जाता है, असर्टेशन रीजनिंग में, फिर मैचिंग में, ठीक है, फिर आपको स्टेटमेंट
एसोटेशन, फिर जनरल आपको क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है इसके साथ, ठीक है। आपको बोलना है फ्रॉस्टिंग। फ्रॉस्टिंग क्या है? फ्रॉस्टिंग इट्स अ चेंज ऑफ कलर ड्यू टू द लोकलाइज्ड एब्रेसिव वेयर, ठीक है। फिर टेंडरिंग क्या है? टेंडरिंग अ वीक एरियाज इन अ फैब्रिक रिजल्टिंग फ्रॉम द केमिकल डैमेज। तो आप याद रखना, जो टेंडरिंग है वो केमिकल डैमेज के वजह से होता है, ठीक है, वीक एरियाज इन अ फैब्रिक। फिर बैरे क्या है? बैरे है अ हॉराइजेंटल शेड ऑफ अक्रॉस द फैब्रिक, ठीक है। और मैटेमेराइज्म क्या है? इट इज अ सेम कलर अपीयर्स अंडर अ डिफरेंट लाइट सोर्सेस। ये आई थिंक 2 to 3 टाइम्स पूछा गया है डिफरेंट वे में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हिंदी में दिया हुआ है। नाउ 31 नंबर क्वेश्चन इज गिव अ करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द कॉटन स्पिनिंग सिस्टम। यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया है ड्रॉइंग, कार्डिंग, ब्लेंडिंग, रोविंग, स्पिनिंग, पिकिंग। तो आंसर विल बी 3, ठीक है। फर्स्ट क्या है? ब्लेंडिंग, देन दिया है पिकिंग, पर टेक्निकली ये ठीक नहीं है, रॉन्ग है। पहले पिकिंग आता है, ठीक है, उसके बाद ब्लेंडिंग एंड ऑल बाकी प्रोसेस आता है। पर एनटीए तो एनटीए है, हम उनको क्रॉस नहीं कर सकते। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन कोड हमको जाना पड़ेगा। सो फर्स्ट वन क्या है? यहाँ पे ब्लेंडिंग दिया है, एफ तो है ही नहीं कोई ऑप्शन में फर्स्ट, तो पहले ब्लेंडिंग है तो ब्लेंडिंग चुन लो। तो ब्लेंडिंग, उसके बाद है पिकिंग, उसके बाद है कार्डिंग, उसके बाद है आपके ड्राइंग, उसके बाद है आपके रोविंग एंड लास्ट वन इज आपके स्पिनिंग, ठीक है। नाउ यहाँ पे क्या बोला है? गिव द करेक्ट सीक्वेंस कन्वर्टिंग द वेस्ट डार्ट ऑफ द बॉडी इनटू द फ्रेंच डार्ट, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन है ट्रेस द फ्रंट बॉडी, लोकेट द पोजीशन एंड ड्रॉ द लाइंस for the number of the French dart required, cut on the French dart line, close the west dart, shorten the darts and connect end of the dart line to the apex, draw the line for the French dart, distribute the dart control equally. तो first क्या होगा? First होगा trace the front body, second one draw the line for the French dart, उसके बाद होगा locate the position and draw the line, the number of the French dart required, ठीक है। पहले हम लोग क्या करेंगे? जो फ्रंट बॉडी है उसको ट्रेस कर लेंगे, उसके बाद हम लोग फ्रेंच डार्ट के जो लाइन है उसको ड्रॉ करेंगे, फिर हम लोग पोजीशन को लोकेट करके कितना फ्रेंच डार्ट रिक्वायर्ड है, कितना लाइन, उसको हम लोग डिटेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? shorten the darts and connect end of the dart line to the apex. उसके बाद हम लोग cut on the French dart line. After that close the west dart and at last क्या करेंगे? distribute the dart control equally. तो हर एक एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। कभी कभार ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी से आते हैं, कभी कभार सीविंग प्रोसेस से आते हैं, कभी कभार आपके जितने भी फाइबर्स है उसका जो प्रोसेस है, फैब्रिक मेकिंग का प्रोसेस से भी आता है कि आप करेक्ट सीक्वेंस पे लगाओ। तो आप कितना भी पढ़ के जाओ, कुछ कुछ अननोन क्वेश्चन आता है। ये तो बेसिक था कि कैसे आपको वेस्ट डार्ट को फ्रेंच बॉडी डार्ट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। पर कभी कभार थोड़ा सा हटके क्वेश्चन आते हैं, तो ऐसे देख के घबराना मत, 2-3 बार पढ़ लेना क्वेश्चन को अगर समझ ना आए, ठीक है। उसके बाद ना कुछ सोचने लगना अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस आपको जो दिया है कि कौन सा रेलिवेंट है, किसके बाद क्या आ सकता है, ठीक है। नाउ यहाँ पे हिंदी पे दिया है। नाउ 33 नंबर क्वेश्चन इज, यहाँ पे आपको बोला है कोमॉर्बिड, जिसको कोमॉर्बिडिटी भी हम लोग बोलते हैं। कोमॉर्बिडिटी का मीनिंग क्या है? यहाँ पे 4 ऑप्शन है। अ डिसऑर्डर और कंडीशन दैट में को ऑकर विद अनदर डिसऑर्डर कंडीशन, एब्सेंस ऑफ डिजीज और मेडिकल कंडीशन, अ कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट कैन शॉर्टन द लाइफ स्पैन। Fourth number is a cognitive is a condition can appear independently and have an detrimental effect of performance, ठीक है। तो आंसर will be 1. A disorder
or a condition that may co-occur with the another disorder or a condition. मतलब एक डिजीज पहले से है, उसके साथ साथ और डिजीज आपके बॉडी में सेम टाइम में जुड़ गया है या हुआ है, ठीक है, उस सिचुएशन को कोमॉर्बिडिटी बोलते हैं। स्पेसिफिकली एनसीडी में देखा जाता है, ठीक है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में देखा जाता है। नाउ 34 number question is a 5th grade student with autism spectrum disorder जिसको ASD बोलते हैं attends a general education class full time with support from a special education teacher. Which of the following would be the most effective way for the individualized education program team to integrate the social skill training into a general academic curriculum for this student? ठीक है, आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है। इतने बड़े क्वेश्चन का मीनिंग ये है, एक बच्चा है जो 5th ग्रेड का है पर उसको ऑटिज्म है, ASD है, ठीक है, तो उसके लिए एक इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम आपको जनरेट करना है टू इंटीग्रेट द सोशल स्किल, उसके लिए और उसके करिकुलम में उस ट्रेनिंग को इंक्लूड करना है। तो कैसे करेंगे, है ना, देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है। इनकॉर्पोरेट इंडिविजुअल काउंसलिंग सर्विसेज इनटू द स्टूडेंट्स आईपी मतलब इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम, फिर एस्टैब्लिश क्लियर एक्सपेक्टेशन फॉर एप्रोप्रिएट क्लासरूम बिहेवियर, assign a student one-on-one aided model appropriate behavior, include peer-to-peer supports in general education class as a part of the student's IP. फर्स्ट जो आपके ऑप्शन दिया है इनकॉर्पोरेट इंडिविजुअल काउंसलिंग सर्विसेज, सो अगर इंडिविजुअल काउंसलिंग सर्विसेज है ये समटाइम्स पॉसिबल है और ये पार्ट होना चाहिए लर्निंग इंटीग्रेट सोशल स्किल लर्निंग प्रोसेस का या ट्रेनिंग प्रोसेस का, पर हर टाइम ये पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि ये क्लासरूम में बोला है। फिर एस्टेब्लिश अ क्लियर एक्सपेक्टेशन एप्रोप्रिएट क्लासरूम बिहेवियर, कैसे आप करोगे, एक ऑटिस्टिक बच्चा है उससे आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो प्रॉपर क्लासरूम बिहेवियर करे, उनको मतलब उसको ट्रेनिंग देने के लिए ही तो एक जनरलाइज इंटीग्रेट सोशल स्किल देने के लिए ही स्पेसिफिकली सपोर्ट चाहिए, स्पेशल एजुकेशन चाहिए। विदाउट स्पेशल एजुकेशन आप कैसे उससे एक्सपेक्ट कर सकते हो, राइट। फिर असाइन द स्टूडेंट one-on-one एडेड मॉडल एप्रोप्रिएट बिहेवियर, पॉसिबल नहीं है। फिर यहाँ पे क्या बोला है, पीयर टू पीयर सपोर्ट, ये स्पेसिफिक जो क्वेश्चन है ये आप अगर टीचिंग एप्टीट्यूड फर्स्ट पेपर है उससे अगर आप रिलेट करते हो, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको भी मिलेगा, ठीक है, पीयर टू पीयर लर्निंग एंड ऑल। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन मोस्ट अप्रोप्रिएट यही है। आपको पता है कि टीचिंग एप्टीट्यूड में भी मोस्ट अप्रोप्रिएट क्वेश्चन जो ऑप्शन है उसको ही आपको चूज करना पड़ता है, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट यही है, इंक्लूड पीयर टू पीयर सपोर्ट इन जनरल एजुकेशन क्लास एज अ पार्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आईपी, राइट। यहाँ पे हिंदी में दिया है। नाउ 35 नंबर क्वेश्चन इज इथोलॉजिकल थ्योरी ऑफ अटैचमेंट वाज प्रपोज्ड बाय, डायरेक्ट क्वेश्चन है, आंसर विल बी द बॉल्बी। पियाजे का हम लोग को पता है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, पैवलोव क्लासिकल कंडीशनिंग, एरिक्सन का पता है आपको साइकोसोशल, है ना। नाउ 36 नंबर क्वेश्चन इज अ स्पेशल एजुकेशन टीचर इज participating in a 3-year re-evaluation of a high school student with an intellectual disability. As a part of an assessment, the teacher accompanies the student to store and ask the student to locate and purchase an item. This is an example of which type of assessment? आपको यहाँ पे बोलना है ये कौन से टाइप ऑफ असेसमेंट है, इकोलॉजिकल, पोर्टफोलियो, ऑथेंटिक एंड इंटरव्यू। इंटरव्यू तो बिल्कुल नहीं होगा। इंटरव्यू आपको पता है कब लिया जाता है और कैसे लिया जाता है, उसमें सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन रहता है, ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड, तो इंटरव्यू बिल्कुल नहीं होगा। इकोलॉजिक नहीं होगा, इकोलॉजिकल ये नहीं है। पोर्टफोलियो कभी भी इस तरीके से स्पेशल एजुकेशन टीचर नहीं लेता है, पोर्टफोलियो असेसमेंट एंड ऑल। तो जो बचता है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ऑथेंटिक
will be the correct one. Now, 37 number question is one of the reasons for using drugs by the adolescent. यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, pleasurable feeling, thrill of doing something illegal, parental pressure and escape from the daily life. ये जो मतलब ऑप्शन है ना, ये मतलब अगर मैं जनरल आपके स्टेटमेंट में बोलूँ, मतलब एनटीए बोलते हैं कि लो बेटा, अगर तुमको क्वेश्चन देख के डिप्रेस फीलिंग मतलब आ रही है ना, तो 2 नंबर ऐसे ही ले लो, ऐसे वाला क्वेश्चन है ये। तो थ्रिल ऑफ डूइंग समथिंग इलीगल करने के लिए कोई ड्रग लेगा बच्चा एडोलेसेंट? नहीं। पेरेंटल प्रेशर, माँ बाप बोलेंगे बच्चे को कि आजा बेटा तू आज कुछ हटके कर ले और ड्रग ले ले, कभी नहीं बोलेगा। 4th नंबर क्या है? एस्केप फ्रॉम द एवरीडे लाइफ। क्यों करना है भाई, आराम की जिंदगी है, अपने घर में सब कुछ है, सब प्रायोरिटीज मिल रहा है एडोलेसेंट को। अभी तो आप फिलहाल देखो जो सिस्टम है बच्चे बड़े होने का, वो कुछ डिफरेंट ही है, क्योंकि सोशल मीडिया भी है, फिर एजुकेशन सिस्टम भी धीरे धीरे चेंज हो रहा है, उसका इफेक्ट तो हम लोग देख ही रहे हैं। ठीक है नाउ, तो वो क्या बोले, मतलब उसको डेली लाइफ से कैसे वो एस्केप करेंगे? वो भी एडोलेसेंट, अगर एडल्ट होता तो अलग बात होती है ना, वो खुद डिसाइड कर लेता, पर अभी तो इंडियन फैमिली में खुद डिसाइड करना बहुत डिफिकल्ट थिंग है। पर हमेशा घर वालों तो पहले सोच लेते हैं बच्चों के लिए कि ये करना सही है, ये करना सही नहीं है, जो जनरली देखा जाता है, सबके लिए बराबर नहीं है, पर यही ट्रेंड्स आते हुए आ रहे हैं। पर जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो है प्लेजरेबल फीलिंग्स। ठीक है, नाउ 38 number question is compared to younger adult, middle age adults who lose their jobs. यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है। देखो ये जो सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस है ना, ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, ये आप कितना भी पढ़ के जाओ, आपको कहीं से मतलब कोई यूनिट से स्पेसिफिकली ऐसे नहीं मिलने वाला है कि ये कौन से यूनिट के पार्ट है। नहीं, कुछ क्वेश्चन 2-3 एनटीए ऐसे पूछ लेते हैं जो कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है ना। तो यहाँ पे क्या आपको ऑप्शन दिया है? टेंड टू स्टे अनएम्प्लॉयड लॉन्गर and have a fewer opportunities for gratifying work as the age, tend to find jobs quickly because of their skill and find difficult to stay employed and find it difficult to get new jobs, but once employed have a stable work history, are less likely to become depressed, which makes it easier for them to obtain employment. क्या बोला है? Compared to younger adult, जो यंगर एडल्ट है, एंड मिडिल एज एडल्ट। ठीक है, मिडिल एज मीन्स आफ्टर 35 टू जो 40s रन आपको बोला है, या स्पेसिफिकली मान लो आप 40s से, अगर उन लोग कोई 40s वाले एज कैटेगरी के लोग, महिला या पुरुष, अपने जॉब लूज कर देते हैं, तो उनके लिए क्या दिक्कत आते हैं सामने, पूछा तो यही गया है। ठीक है, कंपैरिजन किसका रखा है? जो यंगर एडल्ट, मतलब यंगर एडल्ट मतलब जो लेट 20s या अर्ली 30s में है। तो जो मिडिल एडल्ट है वो क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं? टेंड टू स्टे अनएम्प्लॉयड लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ऑब्वियसली अगर एक मिडिल एडल्ट के साथ एक यंगर एडल्ट के कंपटीशन हो रहा है, ठीक है, ऑब्वियसली यंगर एडल्ट में पोटेंशियल ज़्यादा होगा, स्किल ज़्यादा होगा, क्योंकि आपको पता है जितना हम लोग का एज मतलब बढ़ते हुए जाता है, धीरे धीरे ना हमारे लर्निंग कैपेबिलिटीज़, ग्रास्पिंग कैपेबिलिटीज़ भी कम होते जाते हैं, है ना। सीखने का इच्छा भी धीरे धीरे लूज होने लगता है। मैं ये जनरलाइज्ड बोल रही हूँ, पर कोई एक्सक्लूसिव केसेस है, कोई बहुत मोटिवेटेड इंडिविजुअल भी मिलता है ना, पर ये जनरलाइज्ड देखा जाता है। जो मिडिल एज के एडल्ट्स हैं तो उनमें ये टेंड होते हैं धीरे धीरे स्किल, कुछ नया सीखने की या नया ग्रास्प करने की जो कैपेबिलिटीज़ है वो धीरे धीरे कम होते जाता है। और मैं अगर आपको लाइवली एग्जांपल दूँ, आप अगर कोई आप जॉब करते हो, अगर आपके साथ कोई मिडिल एज एडल्ट है, तो आप बहुत अच्छे से कोरिलेट कर पाओगे कि अगर वो बहुत सालों से जॉब करते हुए आ रहे हैं तो उनका दिमाग एकदम स्टैटिक हो जाते हैं, वो कुछ ले भी नहीं पाते हैं
ठीक है, और उनका जो देने का आउटपुट होता है वो बिल्कुल मिनिमल हो जाता है। अगर उनके सामने कोई ऐसे यंग वाले एडल्ट बंदा है या बंदी है, अगर वो बहुत प्रोग्रेसिव काम करते हैं तो उसको देख के भी जलन होने लगता है। कभी कभार मिल जाता है ऐसे केसेस, ठीक है। जो जॉब वाले बच्चे होंगे उनको अच्छे से वो कोरिलेट शायद कर पा रहे होंगे मेरे बात को। आपको आगे जाके, अगर जॉब वाले बच्चे नहीं है तो आगे आपको जाके एक्सपीरियंस होगा, सबको होता है ना। तो अगर ऐसे वाले मिडिल एज एडल्ट है तो अगर वो मतलब उसका जॉब चला गया तो वो अनएम्प्लॉयड रहता है लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि उनका लेने और देने का क्षमता थोड़ा स्टैटिक हो जाता है, एंड हैव अ फ्यूअर अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रेटिफाइंग द वर्क एज द एज। ठीक है, मैंने आपको जो अभी समझाया यही यहाँ पे बोला है ना। ये हिंदी में लिखा है, पढ़ लीजिएगा। 39 नंबर क्वेश्चन इज व्हाट इज द फोकस ऑफ यंगर प्री स्कूलर्स एंड ओल्डर प्री स्कूलर रिस्पेक्टिवली व्हेन दे इंडल्ज इन प्ले। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, शेयर्ड एक्टिविटीज, ट्रस्ट एंड शेयर्ड इंटरेस्ट, ट्रस्ट एंड शेयर्ड इंटरेस्ट, शेयर एक्टिविटीज, देन पैरेलल प्ले, सॉलिटरी प्ले एंड कम्युनिकेटिव प्ले एंड नॉन वर्बल प्ले। ये जो सेकंड ऑप्शन है ये सेम दिया हुआ है, ठीक है, तो रिमूव द सेकंड ऑप्शन। तो आंसर विल बी द शेयर्ड एक्टिविटीज, ट्रस्ट एंड शेयर्ड इंटरेस्ट। यहाँ पे आपको कौन से एज कैटेगरी बोला है, यंगर प्री स्कूलर, पैरेलल प्ले और सॉलिटरी प्ले। ये बहुत यंगर और ओल्डर प्री स्कूलर आपको बोला है, ठीक है। तो पैरेलल प्ले, सॉलिटरी प्ले, अगर आप डिफरेंट टाइप ऑफ प्ले पढ़ते हो, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा, तो ये बहुत यंगर एज में होता है, प्री स्कूलर और ओल्डर प्री स्कूलर में नहीं देखा जाता है। तो अगर कोई प्री स्कूल में बच्चे जाते हैं तो क्यों जाते हैं, कुछ सीखने के लिए, डिफरेंट टाइप ऑफ सोशल स्किल्स सीखने के लिए जाते हैं। कैसे अपना टिफिन शेयर करना है, कैसे अपने वर्क को शेयर करना है, कैसे ट्रस्ट बढ़ाना है, तभी तो फ्रेंडशिप जनरेट होता है धीरे धीरे, है ना। कौन से सिमिलर इंटरेस्ट है, एक बच्चा बहुत अच्छा सिंगिंग करता है या करती है, ठीक है, उसको देख के सामने वाले बच्चे को भी मन होता है। मैं जब गई थी स्कूल में तो मेरी एक फ्रेंड थी, तो वो बहुत अच्छा डांस करती थी, तो मुझे भी देख के बहुत इंटरेस्ट मतलब हुआ, तो मैंने भी मम्मी को आके बोला। इससे पहले मम्मी ने मुझे पहले सिंगिंग में दिया था, तो मैंने आके बोला कि मुझे सिंगिंग नहीं करना है, मुझे डांसिंग करना है, मुझे उसके जैसे डांस करना है। तो शेयर्ड इंटरेस्ट, उसके बाद से मम्मी ने मुझे डांसिंग में दे दिया था, ठीक है। तो ये सारे एक्टिविटीज डेवलप होता है धीरे धीरे, है ना। नाउ 14, ये हिंदी में है, देख लीजिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन इज one of the reading readiness skill is development of the comprehension that includes, ठीक है। आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, एबिलिटी टू अरेंज अ पिक्चर स्टोरी विद एन इवेंट्स इन अ करेक्ट सीक्वेंस, एबिलिटी टू टेल समवन पर्सनल एक्सपीरियंस, एबिलिटी टू राइट हिज और हर नेम, एबिलिटी टू आंसर द क्वेश्चन अबाउट अ स्टोरी which has been read and tell it in a simple word, ठीक है। तो आंसर विल बी एबिलिटी टू अरेंज पिक्चर स्टोरी विद एन इवेंट्स इन अ करेक्ट सीक्वेंस। आपको क्या पूछा है, डेवलपमेंट ऑफ द कंप्रीहेंशन, ठीक है। कंप्रीहेंशन रीडिंग रेडीनेस स्किल के अंदर आते कंप्रीहेंशन। तो आपको बोला है कौन से रीडिंग रेडीनेस जो कंप्रीहेंशन एक स्किल होता है, रीडिंग रेडीनेस के अंदर आता है, ठीक है। तो वो क्या क्या है, एबिलिटी टू अरेंज द पिक्चर स्टोरी, पिक्चर स्टोरी को अरेंज करना, उसके बाद एबिलिटी टू टेल सम पर्सनल एक्सपीरियंसेस, है ना। उसके बाद एबिलिटी टू राइट हिज और हर नेम, ये लिटरेसी के पार्ट है, नॉट द रीडिंग रेडीनेस स्किल, ठीक है। और 4th नंबर क्या बोला है, एबिलिटी टू आंसर द क्वेश्चन अबाउट अ स्टोरी विच हैज बीन रेड एंड टेल इट इन अ सिंपल वर्ड्स। तो कुछ बोल पाना, स्टोरी लाइन डेवलप करना, ठीक है, अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो शेयर करना, ये डेवलपमेंट ऑफ कंप्रीहेंशन का पार्ट है। और ये किसका सब पार्ट है, रीडिंग रेडीनेस का, ठीक है। 41 नंबर क्वेश्चन इज इगोसेंट्रिक थॉट्स कैन इन्वॉल्व ए
is the lack of awareness that others see things from a different physical perspective. B is the inability to present their own perspective to others. C is failure to realize that others may hold thoughts, feelings, and points of view that differ from theirs. And D is being intentionally selfish and inconsiderate. तो आपको यहाँ पे पूछा गया है कि जो ईगोसेंट्रिक थॉट प्रोसेस है उसका फीचर्स क्या है। अब ईगोसेंट्रिक थॉट्स कहाँ पे देखने के लिए मिलता है? यहाँ पियाजे का जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट थ्योरी है वहाँ पे 4 स्टेजेस है, ठीक है। एक है सेंसरी मोटर, दूसरा है प्री ऑपरेशनल, तीसरा है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फोर्थ वन इज फॉर्मल ऑपरेशनल, ठीक है। अब ये जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है यहाँ पे कौन से एज ग्रुप में देखा जाता है? 2 to 7 ईयर्स, ठीक है। तो ये 2 to 7 ईयर्स के जो बच्चे हैं इसमें जो थॉट प्रोसेस है वो ईगोसेंट्रिक होते हैं, राइट। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन राइट आंसर विल बी ए एंड सी। ए एंड सी क्या बोला है? द लैक ऑफ अवेयरनेस दैट अदर्स सी थिंग्स फ्रॉम डिफरेंट फिजिकल पर्सपेक्टिव। ऑब्वियसली एक 2 से 7 साल के जो बच्चे हैं, अगर आपके घर में है या आपने ऑब्जर्व किया कोई 2 से 7 साल के बच्चे का बिहेवियर, तो आपको देखने के लिए मिलेगा उसका जो पर्सपेक्टिव है, थॉट प्रोसेस है, वो इंडिविजुअलिस्टिक है। वो दूसरे के बारे में नहीं सोचते। बोलने का मतलब ये होता है कि बच्चा एम्पैथेटिक वे में नहीं सोचते हैं, ठीक है। तो इसलिए उसको दुनियादारी के थोड़ी ना पता है, उतना नहीं पता है। वो अभी एक्सप्लोर कर रहा है, नया स्किल सीख रहा है, सोशलाइजेशन कर रहा है ना। तो इसलिए बोला गया है कि लैक ऑफ अवेयरनेस, उनमें तभी अवेयरनेस डेवलप नहीं होता है, तो वो दूसरे के पर्सपेक्टिव में वो चीजों को देख नहीं पाते हैं। सी में क्या बोला है? फेलियर टू रियलाइज दैट अदर्स में होल्ड थॉट, फीलिंग्स एंड पॉइंट्स ऑफ व्यू दैट डिफर फ्रॉम देयर्स, है ना। तो अगर वो उसमें अवेयरनेस नहीं है, वो दूसरे के थॉट प्रोसेस से खुद के थॉट प्रोसेस मिला नहीं पा रहे, एम्पैथेटिक वे में सोच नहीं पा रहे, ऑब्वियसली वो कैसे सोचेगा दूसरे का थॉट क्या है, फीलिंग्स क्या है ना। अगर आपने देखा होगा ये अभी आजकल के बच्चे बहुत ही चंट होते हैं, जो बच्चे है ना, मान लो कुछ टीवी या मोबाइल में देख लिया, कोई अच्छा सा टॉय है या चॉकलेट्स है या आइसक्रीम है, तो तभी उनको तुरंत चाहिए, है ना। बहुत जिद करने लगते हैं, एकदम अकड़ जाते हैं कि नहीं नहीं मुझे अभी चाहिए, और रोने लगते हैं, है ना। ऐसे बच्चे देखने के लिए मिलता है और बहुत मिलता है अभी तो। अब वो उसमें उतना रियलाइजेशन है नहीं कि मम्मी पापा कुछ कंस्ट्रेन है, अभी रात हो गया, जो भी है अभी नहीं जा सकते। पर बच्चे थोड़ी ना उतना समझ सकते हैं, नहीं समझ सकते, उसको तो बस चाहिए होता है ना। तो ये जो फीचर्स है ए और सी, दिस इज द फीचर्स ऑफ द ईगोसेंट्रिक थॉट प्रोसेस, ठीक है। याद रखिएगा, ये हिंदी में है। Now 42 number question is the major principle that govern the growth are, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, cephalocaudal, proximodistal, C is principle of hierarchical integration and D is the principle of independence of system। आपको बोलना है कि ग्रोथ का जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, जो ह्यूमन डेवलपमेंट का मेजर स्टार्टिंग में यूनिट में स्टार्टिंग में ही आता है, कौन से प्रिंसिपल्स एंड कौन से साइंटिस्ट ने, कौन से साइकोलॉजिस्ट ने क्या क्या थ्योरीज वगैरह दिया है। तो उसका एक पार्ट है कि प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, आपको बोलना है प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ क्या है ना। यहाँ पे सेफेलोकॉडल, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चारों ही सही है, ए बी सी एंड डी आर राइट। क्या बोला है? सेफेलोकॉडल, सेफेलोकॉडल आपको पता है कि हॉराइजॉन्टल, ठीक है, हॉराइजॉन्टल जो ग्रोथ होता है हेड टू टो, है ना। प्रोक्सिमोडेमिस्टल मतलब वर्टिकली डेवलपमेंट ग्रोथ होता है, मतलब नियर टू फार, ठीक है। और प्रिंसिपल ऑफ हायरार्किकल इंटीग्रेशन मतलब एक के बाद एक डेवलपमेंट होते हैं बॉडी पार्ट का,
डी नंबर इज प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ सिस्टम। हर एक बॉडी पार्ट के जो सिस्टम्स है उसका स्पेसिफिक कुछ फंक्शंस है, उसका पोटेंशियली, जैसे पहले क्या होता है, ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट होता है, उसके बाद ही फाइन मोटर डेवलपमेंट होता है। पहले बच्चा क्या है, एक बॉल या बुक को ऐसे पकड़ते हैं। अगर आप बच्चे के एक्टिविटीज को नोटिस किया है ना, अगर मोटर डेवलपमेंट मैं स्पेसिफिकली बोल रही हूँ, अगर आपने ऑब्जर्व किया, देखना कि कोई चीज वो अच्छे से पकड़ नहीं पाते, पेन ही दे दीजिएगा तो पेन वो ऐसे पकड़ेंगे, उसको पता नहीं है पेन को कैसे पकड़ना है। फिर वो जब धीरे धीरे बड़ा होगा, फिर उसका हर एक जो सिस्टम है, मोटर डेवलपमेंट है, पहले ग्रॉस मोटर होगा, उसके बाद फाइन मोटर मतलब वो, उसके बाद ग्रॉस मोटर के बाद वो टिप पकड़ पाएंगे, है ना। फाइन मोटर जो सूक्ष्म मांसपेशी है उसका फिर डेवलपमेंट होगा, ठीक है। तो यही बोला है इंडिपेंडेंस ऑफ सिस्टम, हायरार्कियल इंटीग्रेशन। तो ये भी ग्रोथ के जो प्रिंसिपल्स है इसमें इंक्लूडेड है। तो चारों ही ऑप्शन करेक्ट है। ये हिंदी में है। नाउ 43 में क्या बोला है, विच टाइप ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन द एग्जांपल ऑफ, लाइक 2-year-old Arjun can say माँ bye bye and ball broken। और सेकंड और एक आपको क्वेश्चन पूछा है, when 9-month-old Radha's mother talks to her, she uses short simple sentence, repetitive words and higher pitches। तो यहाँ पे आपको बोला है 2 साल के बच्चे कौन से स्पीच में बात करते हैं, उसका स्पेसिफिक एक टर्म है। और 9 मंथ के बच्चे जो ब्रोकन सेंटेंस में बात करते हैं, हाई पिचेस में बात करते हैं, अगर वो कुछ बोल नहीं पाते हैं, उस टाइप के लैंग्वेज को क्या बोलते हैं। जो फर्स्ट 2 साल वाला है उसको बोलते हैं हॉलोफ्रेजिक, ठीक है। और जो 9 महीने वाला बच्चा है, ब्रोकन वर्ड में बोलते हैं, फिर हाई पिच यूज करके बोलते हैं, उसको बोलते हैं इन्फेंट डायरेक्टेड, ठीक है। यहाँ पे हिंदी में है, देख लीजिएगा। नाउ 44 नंबर क्वेश्चन इज, यहाँ पे बेसिक वर्च्यू दिया हुआ है और लिस्ट में क्या दिया है, एरिक्सन का साइकोसोशल स्टेजेस। आपको इसको मैच करना है। क्या है, होप किसके साथ मैच होगा, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। फिर विल ऑटोनॉमी वर्सेस शेम, ठीक है। पर्पस इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। कंपिटेंसी किसमें होगा, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी, ठीक है। और फिडिलिटी होगा आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। अगर आपने मेरा पिछला वाला वीडियोस देखा होगा, उसमें मैंने आपको एक ट्रिक बताया कैसे आपको याद रखना है, ठीक है। जो एरिक्सन वाले थ्योरी है, पियाजे थ्योरी है, इवन कोलबर्ग के थ्योरी से हर बार पूछा जाता है क्वेश्चन, इस बार भी आया है, ठीक है। तो ये जो कॉमन जो बेसिक थ्योरी है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, मैचिंग में पूछा जाता है, या डायरेक्ट आपको सेंटेंस देके पूछा जाता है कि ये किस में आते हैं, है ना। नाउ आप देख लीजिए एरिक्सन का साइकोसोशल डेवलपमेंट के क्या क्या स्टेजेस है ना। तो यहाँ पे एज ग्रुप दिया है, बीच में साइकोसोशल क्राइसिस और टास्क दिया है, और लास्ट में वर्च्यू, कौन से वर्च्यू डेवलप होता है वो दिया है। मैंने आपको एक कोड वर्ड सिखाया था, सेंटेंस के तरीके से आप याद रख सकते हो। मैं ऐसे याद रखती थी। ठीक है, होप एज पहला इनिशियल, होमवर्क, W फॉर वर्क, ठीक है, होमवर्क। ऐसे आप याद रखना, होमवर्क करना है आपको, किस में करना है, पर्सनल कंप्यूटर में करना है। कौन से होमवर्क करना है, आपको एक फाइन लाइन, ठीक है, खींचना है। अब वो आपने जो फाइन लाइन खींचा है वो फिर से आपको क्लास वर्क में दिया जाएगा, ठीक है। ऐसे आप याद रखना, HW फॉर होमवर्क, PC
पर्पस कंपिटेंसी फॉर पर्सनल कंप्यूटर, फिडेलिटी लव और फाइन लाइन एंड केयर विजडम, मतलब क्लास वर्क। ठीक है, ऐसे आप याद रखिएगा। और बाकी आपको ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ क्राइसिस है और टास्क है एज स्पेसिफिक, वो आपको याद रखना जरूरी है। पहले होगा ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। ठीक है, नाउ 45 नंबर क्वेश्चन इज आपको मैच करना है प्रीनेटल डेवलपमेंट और उसका लेवल। यहाँ पे जो बेसिक एंटीनेटल पीरियड में या जेस्टेशनल पीरियड में जब माँ गर्भवती होते हैं, है ना, 3 स्टेज, मुख्य स्टेज देखने के लिए मिलता है। एक है आपके एम्ब्रॉयनिक, फिर जर्मिनल एंड फीटल। तो वो कब कौन सा आता है वो आपको यहाँ पे मैच करना है। पहले एम्ब्रॉयनिक आते हैं कि पहले जर्मिनल आता है कि पहले फीटल आते हैं। तो आइए मैच करते हैं। सी, तो फीटल कौन सा स्टेज है? नहीं, पहले हम लोग जर्मिनल से चालू करते हैं। ठीक है, तो जर्मिनल फर्स्ट स्टेज है, फिर एम्ब्रॉयनिक सेकेंड स्टेज है और फिर फीटल जो है वो थर्ड स्टेज है। ठीक है, तो जर्मिनल कौन सा है? जर्मिनल मतलब है आपके ये द फर्स्ट एंड शॉर्टेस्ट स्टेज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, एनटीए पूछ सकते हैं नेक्स्ट एग्जाम में, है ना, क्योंकि वो घुमा घुमा के एक ही जगह से डिफरेंट एंगल में, डिफरेंट वे में क्वेश्चन पूछता है। इसलिए जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, पीवाईक्यू जब आप सॉल्व कर रहे हो, हर एक सेंटेंस आपको ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। बिकॉज अगर आप कीवर्ड सर्च करने लगते हो और मैच करके पढ़ते हो तो आपको ट्रिक्स पता लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। बहुत लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है, सब इवन करके जाते हैं मोटा मोटा क्वेश्चन सॉल्व, पर ट्रिक से सॉल्व करना और नॉर्मली ऐसे जनरली सॉल्व करने में डिफरेंस है ना। तो ट्रिक से सॉल्व करो। यहाँ पे क्या बोला है जर्मिनल में? फर्स्ट एंड शॉर्टेस्ट स्टेज where the zygote begins to divide and grow in the complexity during the first 2 weeks following the conception. ठीक है, this is called the germinal stage. अब embryonic में क्या बोला है? Embryonic is the stage last from embryonic है from 2 to 8 weeks following fertilization when the major organs and basic anatomy beings developing. And fetal में क्या बोला है? fetal है आपके the stage last from 8 weeks until the birth and involves the differentiation of the major organ. ठीक है, तो 2 will be the correct. Now यहाँ पे हिंदी में है। Now 46 number question is arrange the 4 phases of adult development as given the Cohen. ठीक है, adult development का एक थ्योरी है जो कोहेन ने दिया है, उसको आपको सीक्वेंस में लगाना है। तो क्या है? फर्स्ट है मिड लाइफ री इवेल्युएशन, ठीक है, उसके बाद है लिबरेशन, उसके बाद है समिंग अप एंड लास्ट वन इज एनकोड। ठीक है, नाउ 47 number question is according to Lawrence Kohlberg's theory the development of the moral reasoning takes place in a 6 stages. Arrange this in a sequence. फिर से कोलबर्ग आ गया, हर बार कोलबर्ग आते हैं, इस बार भी कोलबर्ग आ गया। ठीक है, तो आपको सीक्वेंस में लगाना है कोलबर्ग की जो थ्योरी है। तो फर्स्ट क्या आएगा? फर्स्ट है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, उसके बाद है सेल्फ इंटरेस्ट, उसके बाद है इंटरपर्सनल अकॉर्ड एंड कॉन्फॉर्मिटी, उसके बाद है आपके ऑथोरिटी एंड मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर। ठीक है, अब उसके बाद है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। एनटीए का ये बहुत लाडला क्वेश्चन है, आप बोल सकते हो, बहुत ही प्रेम है इस क्वेश्चन से, हर बार पूछा जाता है, तो याद रखना बहुत जरूरी है।
ठीक है। यहाँ पे कोलबर्ग के डिफरेंट स्टेज, एज और डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, ये आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा कि ओबीडियंस पनिशमेंट इनफेंसी में देखा जाता है स्पेसिफिकली, नो डिफरेंस बिटवीन डूइंग द राइट थिंग एंड अवॉइडिंग पनिशमेंट। ठीक है, ये इसका फीचर्स है। सेल्फ इंटरेस्ट स्पेसिफिकली प्री स्कूल वाले बच्चों में देखा जाता है। इंटरेस्ट रिवॉर्ड्स rather than the punishment. Effort is made to secure the greatest benefit for oneself. ठीक है। नाउ कॉन्फॉर्मिटी एंड इंटरपर्सनल अकॉर्ड, स्कूल एज स्कूल गोइंग बच्चे में देखा जाता है दो चीज, एक तो कॉन्फॉर्मिटी अकॉर्ड, सेकंड इज ऑथोरिटी एंड सोशल ऑर्डर। तो ये जो फर्स्ट है ये प्री कन्वेंशनल स्टेज के अंदर आते हैं, फिर आते हैं कन्वेंशनल, फिर आते हैं पोस्ट कन्वेंशनल। ठीक है, ये थोड़ा देख लीजिएगा। नाउ 47 नंबर ये सेम है, हिंदी में है। नाउ 48 एसर्टेशन रीजनिंग वाला क्वेश्चन है। क्या पूछा एसर्टेशन में? कम्युनिकेशन सर्व्स टू कंस्ट्रक्ट एज वेल एज रिफ्लेक्ट फैमिली रिलेशनशिप। ठीक है, जो की वर्ड्स है मैं उसको हाईलाइट कर रही हूँ, देख लेना। रीजन क्या बोला है? द फैमिली मेंबर्स स्पेंड सो मच टाइम with each other, they use and understand communication shortcuts and idols create the may indulge to the outsider। ठीक है, तो अभी फैमिली पहले बात समझिए, जो कम्युनिकेशन है एक माध्यम है। ठीक है, जो फैमिली के रिलेशन है उसको बिल्डअप करने की, रिफ्लेक्ट एंड कंस्ट्रक्ट करने के लिए। क्यों फैमिली मेंबर एक दूसरे के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, राइट? तो एक टाइम पे ऐसे हो जाता है कि अगर मम्मी को ही सोच लो, मम्मी ने बोला, एग्जाम्पल ले लो, मम्मी ने बोला क्या खाना है, आपको खाने का मन है राजमा चावल मान लो, ठीक है, पर घर पे बना है दाल, मम्मी को पता है कि आपको दाल नहीं पसंद है, आपको संडे है तो राजमा चावल ही खाना है, पर आप बोल नहीं पा रहे हो, आपको पता है मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, या इस सिचुएशन में मान लो उस संडे मौसम खराब है, घर पे राजमा नहीं है, बाहर जाना पड़ेगा, उस सिचुएशन में वो पॉसिबल नहीं है, पर मम्मी को पता है कि आपके मन में क्या है, तो वो कनेक्ट कर पाती है, बिना बोले ही वो समझ लेती है। यही आपको पूछा गया है ना? तो both are the correct and explanation is the correct. A option is correct, right? यहाँ पे हिंदी में दिया हुआ है। See 49 is master roll are prepared under which program? यहाँ पे आपको programs के नाम दिया है, SGSY, MDM, NHM and मनरेगा। ठीक है, अब ये जो है इसका फुल फॉर्म क्या है? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। ठीक है, MDM है मिड डे मील, और इसको अभी PM पोषण के नाम से भी जाना जाता है। NHM है नेशनल हेल्थ मिशन, और मनरेगा आपको पता है। बाकी ये जो स्पेसिफिक प्रोग्राम्स है इसका वीडियोस मैंने बनाया है अलग से, प्लेलिस्ट में जाके आप जरूर देखिएगा, बहुत यूजफुल है, क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ प्रोग्राम से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, ये इम्पोर्टेंट है। तो आपको ये यहाँ पे अभी पूछा गया है जो मास्टर रोल है स्पेसिफिकली कौन से प्रोग्राम में यूज किया जाता है। मास्टर रोल मनरेगा में यूज किया जाता है, स्पेसिफिकली जॉब कार्ड जब बनता है तो मास्टर रोल का यूज होता है। ठीक है, नाउ 50 number question is, which of the following is not a component of the services offered under ICDS? ICDS क्या है? Integrated Child Development Services, right? अब यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया है? Immunization, referral services, formal education and supplementary nutrition. Specifically 6 most core component है ICDS services में। ICDS भी मैंने आपको elaborately पढ़ाया है, प्लेलिस्ट में है, जाके देख लीजिएगा। फॉर्मल एजुकेशन यहाँ पे नहीं होता है इंक्लूडेड, अगर यहाँ पे इनफॉर्मल होता
तो ये सही होता है। इनफॉर्मल एजुकेशन इज अ पार्ट ऑफ ICDS services including those component immunization, referral services and supplementary nutrition. Now 51 number question is license to operate the community radio station is granted by which ministry या department? State government, Ministry of Information Broadcasting, प्रसार भारती and Department of Telecommunication. ठीक है, तो आंसर विल बी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। आपको पता होगा फर्स्ट पेपर में ICT चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, तो ये बेसिक है। ठीक है, नाउ 52 नंबर क्वेश्चन इज इंटरनेशनल लिटरेसी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 8 मार्च, 8 May, 8 September, 8 November. Answer will be 8 September. Now यहाँ पे 53 में क्या पूछा गया है? PCPNDT Act was enacted to prevent which purpose? यहाँ पे 4 ऑप्शन है, चाइल्ड लेबर, सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन, डोमेस्टिक वायलेंस एंड डाउरी। आंसर विल बी सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन। अच्छा, PCPNDT का फुल फॉर्म क्या है? प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट। कब इनेक्ट हुआ था? 1994 में। इट इज एन एक्ट दैट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इनेक्टेड टू स्टॉप फीमेल फोर्टिसाइड। ठीक है, जो गर्भावस्था के टाइम पे जो भ्रूण होता है, स्पेसिफिकली आफ्टर सेक्स डिटर्मिनेशन अगर पता लगता है, अभी भी बहुत सारी जगह होता है, ये बहुत ही रियलिस्टिक है। कोई जगह कोई स्टेट में बहुत ज़्यादा होता है, प्रचलन होता है, पर वो सामने उठ के नहीं आते हैं। ठीक है, मैंने काम किया राजस्थान के एक जगह में MSc के बाद, तो तब मैंने अपने आँखों से देखा है, पर आप कुछ बोल नहीं सकते हो, वो उनका प्रथा है, वो करेंगे, कम्युनिटी में चलता हुआ आ रहा है। अगर आप पुलिस के पास जाओगे, ऑब्वियसली आप रोक पाओगे, पर उससे कुछ फ़ायदा नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो स्टैंडर्डाइज हो जाए, सस्टेन हो जाए, अगर आप उसके अगेंस्ट कंप्लेन करते हो वो चीज़ बंद हो जाए, नहीं होगा। आपके पीठ के पीछे वो चलता रहेगा, जो मैंने खुद देखा है, खुद महसूस किया है। ठीक है, तो specifically this was enacted to ban the prenatal sex determination, specifically to stop the female foeticide. Okay, now 54 number question is the process of assessing the progress of a project based on the predetermined indicator of the program is called what? Feedback, feed forward, monitoring and planning. Planning तो कभी नहीं होता है, क्योंकि प्लानिंग प्रोग्राम चालू होने से पहले करना पड़ता है, फीडबैक खत्म होने के बाद। ठीक है, और फीड फॉरवर्ड जब चलता है। ठीक है, कम्युनिकेशन के टाइम पे या सिस्टम अप्रोच में देखा जाता है, इनपुट के बाद आता है फीड फॉरवर्ड। ठीक है, ऑनगोइंग प्रोसेस है। और मॉनिटरिंग, हाँ, मॉनिटरिंग आप तब करते हो कोई प्रोग्राम की कितना प्रोग्रेस हुआ है, अगर कोई गैप है, आइडेंटिफाई है, उसको कैसे आप इम्प्रूव करोगे। ठीक है, ये जो प्रोसेस है, इसके लिए मॉनिटरिंग किया जाता है, राइट? तो आंसर विल बी द मॉनिटरिंग। नाउ 55 नंबर क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स कैन बी स्टडीड थ्रू द मैपिंग व्हाइल कंडक्टिंग PLA? Natural resources, priority pattern, conflict resolution, and fourth is problem solving. तो answer will be the natural resources. ठीक है, PLA पार्टिसिपेटरी लर्निंग एक्शन, आपको पता है कि कम्युनिटी को इन्वॉल्व किया जाता है, ये एक्सटेंशन एजुकेशन के पार्ट है, यूनिट के पार्ट है ना। कम्युनिटी को इन्वॉल्व किया जाता है कि कम्युनिटी में अगर आप कोई रिसर्च करने जा रहे हो, कोई मैप करने जा रहे हो कोई चीज़ का, मान लो कोई वहाँ पे एग्रीकल्चरल पैटर्न है, प्रोसेस है, कौन से स्पेसिफिक एरिया में क्या होता है, या खाने का क्या प्रचलन है, ये जो सारे कम्युनिटी रिलेटेड फीचर्स है, इसको अगर आप मैप करने जाते हो तो कम्युनिटी को इन्वॉल्व करना उस प्रोसेस में बहुत ज़रूरी है। तो वही बोला है कि PLA आप कौन से चीज़ मैप करने के लिए यूज़ करते हो, तो आंसर विल बी द नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, नाउ 56 number question is the common element between BCC
एंड एडवोकेसी आर, यहाँ पे ऑप्शन दिया है बोथ रिले ऑन परसुएशन टेक्निक, बोथ सीक टू ब्रिंग द बिहेवियर चेंज, बोथ नीड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, बोथ यूज ओनली इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, बोथ कैन वर्क ओनली विथ पीपल एट द ग्रास रूट। ठीक है, नाउ बीसीसी मतलब कि क्या है? बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन। ठीक है, बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन टेक्निक है और एडवोकेसी। तो इसमें जो कॉमन एलिमेंट है वो क्या है, आपको वो बोलना है। तो आंसर विल बी बोथ रिले ऑन परसुएशन टेक्निक, बोथ सीक टू ब्रिंग द बिहेवियर चेंज। ये तो मतलब कॉमन सेंस वाला बात हो गया। बिहेवियर चेंज आप क्यों कर रहे हो? बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन आप क्यों अप्लाई कर रहे हो बिहेवियर चेंज के लिए? तो बी तो होगा ही होगा। अब देखो, अगर आपको पता लग गया कि बी होगा ही, तो आप एलिमिनेशन टेक्निक से 3 और 4 को आउट कर सकते हो, राइट? क्योंकि यहाँ पे बी ऑप्शन नहीं है। अब क्या बोला है? बोथ यूज ओनली इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। इंट्रा मतलब खुद से ही, ठीक है? इंटर मतलब एक दूसरे से, ठीक है? यहाँ पे क्या बोला है? ओनली। अब ई पे क्या बोला है? बोथ कैन वर्क ओनली विद द पीपल एट द ग्रास रूट। ओनली, ऐसा नहीं। बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन आप कोई भी लेवल पे कर सकते हो, माइक्रो, मेजो, मैक्रो, ठीक है? ऐसा नहीं है कि सिर्फ ग्रास रूट में ही आप कर सकते हो। बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन क्यों किया जाता है? बिहेवियर चेंज के लिए किया जाता है। मान लो आप एक एग्जाम्पल ले लो। मैंने आपको बोला था, जब मैंने आप देखना वो वीडियो प्लेलिस्ट पे है, जब मैंने मेल न्यूट्रिशन वाला आपको चैप्टर स्पेसिफिकली पढ़ा रही थी, तो वहाँ पे जब सैम मैनेजमेंट की बात हुई थी, तो मैंने एक टर्म यूज़ किया था, न्यूट्रिशन रिहेबिलिटेशन सेंटर, NRC। तो NRC में जो सैम बच्चे मेडिकल कॉम्प्लिकेशन वाले होते हैं उनको लिया जाता है, भेजा जाता है ना? तो बच्चे तो अकेले नहीं जाएंगे, बच्चे के साथ बच्चे का माँ भी जाएगा, राइट? तो माँ जब जाते हैं तो उसके जो माँ के जो बिहेवियर है वो चेंज करने के लिए वहाँ पे जो स्टाफ है, NRC के नर्स है, इवन डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट जो अपॉइंटेड रहता है, उन लोग बात करते हैं, उनको काउंसलिंग देते हैं, न्यूट्रिशनल काउंसलिंग, गाइडेंस। दोज आर द स्पेसिफिक, स्टेट स्पेसिफिक मैनर में होता है, एक एक स्टेट का एक एक रूल्स है, पर वो उसमें इंक्लूडेड है कि माँ को न्यूट्रिशनल काउंसलिंग देना है। क्यों देते हैं? ऑब्वियसली फॉर बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन। तो बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन ऐसा नहीं है कि ग्रास रूट लेवल में ही होता है, अर्बन में नहीं होता है, फिर इंडिविजुअल में ही किया जाता है ना? कोई एक स्पेसिफिक मुद्दे पे ही किया जाता है, नहीं। ये जो वर्ड है ना, ओनली, एक्सेप्ट, है ना, नॉट, ये सब ध्यान से पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो ABC इज द करेक्ट आंसर। ये 56 यहाँ पे है, हिंदी में सेम क्वेश्चन देख लीजिएगा। नाउ 57 नंबर पे क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड फॉर आउटडोर पब्लिसिटी। आउटडोर बोला है, आउटडोर पब्लिसिटी के लिए क्या क्या ऑप्शन दिया है? फ्लैश कार्ड, बिलबोर्ड, कीशॉक, बैनर एंड फ्लिपचार्ट। ठीक है, तो आंसर विल बी BCD। क्यों फ्लैश कार्ड? फ्लैश कार्ड बच्चे के लिए यूज होता है, स्पेसिफिकली मेमोरी रिटेंशन इंक्रीज करने के लिए या कोई चीज मेमोराइज करने के लिए, है ना? तब यूज होता है। सामने पिक्चर रहते हैं, पीछे उसका डिस्क्रिप्शन रहता है, उसको फ्लैश कार्ड बोला जाता है। फ्लिप चार्ट क्या? कैलेंडर के तरह होते हैं, ये प्री स्कूल में यूज होता है। तो वो कैलेंडर टेक्निक में फ्लिप चार्ट, कोई चार्ट होता है, उसमें कहीं कहीं बार पिक्चर भी ऐड होता है, वो सीखने के लिए, क्योंकि एक एक लर्नर एक एक टाइप के होते हैं, कोई देख के सीखते हैं, कोई सुन के सीखते हैं, ना? इसलिए फ्लिप चार्ट का यूज किया जाता है। तो पर यहाँ पे क्या बोला है? आउटडोर पब्लिसिटी मतलब लार्ज स्केल में। तो लार्ज स्केल में तो आप फ्लैश कार्ड, फ्लिप चार्ट यूज नहीं कर पाओगे। आपको क्या यूज करना है? बिल बोर्ड यूज करना है, कीशॉक यूज करना है एंड बैनर यूज करना है, ठीक है?
नाउ 58 नंबर क्वेश्चन इज द कम्युनिकेशन प्रोसेस इज ऑलवेज, यहाँ पे ऑप्शन दिया है सिस्टमेटिक, ट्रांजैक्शनल, यूनिवर्सल, फंक्शनल एंड इंटरैक्शनल। तो आंसर विल बी ट्रांजैक्शनल, यूनिवर्सल एंड फंक्शनल। ठीक है, इंटरैक्शनल नहीं भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे कौन से कम्युनिकेशन ये मेंशन नहीं है, क्योंकि अगर इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन हुआ तो कैसे वो इंटरैक्शनल होगा, नहीं होगा। ठीक है, तो इंटरैक्शनल तो नहीं होगा और सिस्टमेटिक भी नहीं हो, सब कम्युनिकेशन सिस्टमेटिक नहीं होता है। ठीक है, तो आंसर विल बी ट्रांजैक्शनल, यूनिवर्सल एंड फंक्शनल। नाउ 59 number question is the major functions of KVK in extension. What is the full form of KVK? कृषि विज्ञान केंद्र। हर एक डिस्ट्रिक्ट में कृषि विज्ञान केंद्र रहता है। अब क्या पूछा गया है, KVK का फंक्शन क्या है एक्सटेंशन में। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन देखिए, ए पे क्या बोला है, ऑर्गेनाइजिंग वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर रूरल यूथ, ऑर्गेनाइजिंग ट्रेनिंग फॉर फार्मर, providing loan to farmer, providing labor for farming activities, conducting research for new farming technologies. तो आंसर will be A, B and E. क्या बोला है, ऑर्गेनाइजिंग वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर रूरल यूथ। हाँ, वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करना ये एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है केवीके का। ठीक है, फिर ऑर्गेनाइजिंग ट्रेनिंग फॉर फार्मर, जितना भी न्यू टेक्नोलॉजीज इंक्लूड हो रहा है एग्रीकल्चर में, फिर अगर कोई नई पेस्टिसाइड्स बना रहे, फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग अभी तो बहुत चल रहा है, ये सब ट्रेनिंग फार्मर्स को भी अपडेट करना, क्योंकि सी लर्निंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। अगर फार्मर पुराने जमाने के मुताबिक फार्मिंग करते रहे, उनका लाभ भी नहीं होगा, प्रोडक्शन भी वैसे नहीं होगा, वो कैसे बेचेंगे, राइट? स्थिति खराब हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट, अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी उसको अपडेट करना भी जरूरी है, इसलिए ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नाउ ई पे क्या बोला है, कंडक्टिंग रिसर्च फॉर न्यू फार्मिंग टेक्नोलॉजीज। ऑब्वियसली रिसर्च करना एडवोकेसी के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए ये मेजर फंक्शंस है केवीके का। प्रोवाइडिंग लोन्स टू फार्मर, नो, इसके लिए रूरल बैंकिंग है ना, स्पेसिफिकली एग्रीकल्चर के लिए फार्मर को लोन प्रोवाइड करते हैं। देयर आर सेवरल स्कीम्स जहाँ पे फार्मर को लोन दिया जाता है। ठीक है, प्रोवाइडिंग लेबर फॉर द फार्मिंग एक्टिविटीज, नहीं, केवीके के पास कोई ऐसे फार्मिंग एक्टिविटीज करने के लिए लेबर नहीं होता है, वो सिर्फ वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, कोई रिसर्च कंडक्ट करते हैं, न्यू जितने भी टेक्नोलॉजीज है, बायो फार्मिंग, ये सब रिलेटेड वो मतलब फार्मर को पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। ठीक है, ये मोटा मोटा एक्टिविटीज है केवीके का, फंक्शंस है। नाउ 60 में क्या बोला है, यहाँ पे मास कम्युनिकेशन थ्योरीज दिया है लिस्ट 1 में, और उसका लिस्ट 2 में फीचर्स दिया है, आपको उसको मैच करना है। सी फर्स्ट है ऑथोरिटेरियन थ्योरी, तो इसका क्या होगा, मैं साइट पे लिख दे रही हूँ, नहीं तो बहुत क्लमजी हो जाएगा। सी ए का होगा 5 में क्या बोला है, मीडिया आर एजेंट्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, फिर लिबर्टेरियन थ्योरी में क्या बोला है, लिबर्टेरियन विल बी द मीडिया आर फ्री। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्योरी में क्या होगा, मीडिया आर रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, फिर डेवलपमेंट मीडिया थ्योरी में क्या होगा, मीडिया असिस्ट इन ग्रोथ ऑफ द सोसाइटी। तो 4th नंबर इज द आंसर, यहाँ पे हिंदी में है। 61 नंबर पे क्या बोला है, यहाँ पे एडाप्टर के कैटेगरीज दिया है, और यहाँ पे एस्टिमेटेड डिस्ट्रीब्यूशन इन पॉपुलेशन लिस्ट 2 में दिया है, आपको मैच करना है। ये डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन थ्योरी जो है ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी कोलबर्ग के मॉडल डेवलपमेंट थ्योरी जैसा ही है, हर बार पूछा जाता है, डिफरेंट वे में पूछा जाता है। ठीक है, तो इनोवेटर का परसेंटेज कितना है, 2.5%। बहुत कम लोग इनोवेशन ये प्रक्रिया जो है ये कर पाते हैं, है ना। फिर क्या बोला है, अर्ली अडॉप्टर,
early adopter percentage will be 13.5, early majority 34% and laggard will be 16%. ठीक है, यहाँ पे हिंदी पे दिया हुआ है, यहाँ पे ये ग्राफ है, innovator 2.5%, early adopter 13.5, early majority 34%, late majority 34% and laggard 16%. Now 62 नंबर पे क्या बोला है, arrange the following terms in increasing order of the complexity as per the Bloom's taxonomy. कोई जैसे कोलबर्ग हुआ, रॉजर्स के डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन और ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, अगर आपको पेपर 2 में नहीं मिलेगा, होम साइंस में पेपर 1 में तो मिल ही जाएगा। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी घुमा के क्वेश्चन पूछते हैं, और ये जो जितने भी थ्योरीज मैंने अभी आपको बोला, ये बहुत इन डेप्थ वे में पढ़ के जाना एग्जाम में जरूरी है, क्योंकि कभी भी कुछ भी पूछ सकते हैं। नाउ आपको ये अरेंज करना है, ठीक है। अब पहले क्या होगा, पहले होगा अंडरस्टैंडिंग, फिर होगा अप्लाइंग, फिर होगा एनालाइजिंग, फिर आपके होगा इवेल्युएटिंग, फिर होगा क्रिएटिंग, ठीक है। तो थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। फिर 63 में आपको फिर से अरेंज करना है, क्या अरेंज करना है, प्रोग्राम प्लानिंग अरेंज करना है सिक्वेंशियल ऑर्डर में, राइट। क्या बोला है, ए में है आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, फिर बी है एनालाइज द सिचुएशन, सी collection of the facts, D is develop a plan of work and E is decide on the objective. So first will be collection of facts, फिर analyze the situation, ठीक है, फिर identify the problem, फिर होगा decide on objective and develop the plan of work. अगर आपको आंसर पता भी नहीं है, आपने एक बार ऑप्शन पढ़ा, कौन सा ऑप्शन लास्ट में आता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू आपके ऑप्शन आपको देखना पड़ेगा इसमें से कौन सा लास्ट में आने लायक है। ऑब्वियसली प्लान ऑफ वर्क आप हर सब कुछ करने के बाद ही पहले आइडेंटिफाई करोगे सिचुएशन, उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव डिसाइड करोगे, एनालाइज करोगे, उसके बाद आप प्लान डेवलप करोगे। अगर आपको पता भी नहीं है, फिर भी अगर आप थोड़े से दिमाग का इस्तेमाल करोगे तो आपको देख के पता लग जाएगा कि डेवलप अ प्लान ऑफ वर्क ये सबसे लास्ट में आने लायक है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। सो डी देखो आपको दिया हुआ है। तो ऐसे जब सिक्वेंशियल ऑर्डर होगा, पहले आप फर्स्ट क्या ऑप्शन दिया है वो देख लीजिएगा, फिर लास्ट में क्या ऑप्शन दिया है वो देख लीजिएगा, कौन से आपको सही बैठ रहा है। तो इससे ना आपके टाइम जो है वो मिनिमाइजेशन में हेल्प होता है, आपका टाइम बच जाता है। ऐसे ट्रिक्स, क्योंकि अगर आप हर ऑप्शन पढ़ते रहोगे आपका टाइम चला जाएगा और आप ज्यादा ही सोचते रह जाओगे। जो मेटाकॉग्निशन में हमेशा बोलती हूँ, एग्जाम हॉल में ना मेटाकॉग्निशन प्रोसेस एकदम पीक चलता है हम लोग का, थिंकिंग ओवर थिंकिंग। हम लोग को पता है सही कौन सा है, पर हम लोग इतना सोच जाते हैं कभी कभार, मेरे टाइम में तो बहुत होता था कि मैं इतना सोच लेती थी कि सही हो, मतलब आंसर भी कभी कभार मैं, मतलब मुझे पता था कि ये सही होगा, पर कभी कभार मैं भी गलत करके आती थी। ये ह्यूमन नेचर है, एटलीस्ट वी आर ह्यूमन बीइंग, हम लोग भावना पे आ जाते हैं, पर ऐसे नहीं करना है। मेरे बोलने का मतलब है ऐसा नहीं करना है, राइट। तो आपको अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखना है। पहले क्या बोला है, कलेक्शन द फैक्ट्स, ठीक है। पहले आप देखोगे कि जिसके बारे में आप, अगर आप कोई प्रोग्राम डेवलप करना चाहते हो उसके बारे में कौन से फैक्ट्स अवेलेबल है, ठीक है। फिर आप सिचुएशन एनालाइज करोगे कि आप जिस एरिया में प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करना चाहते हो उस एरिया का सिचुएशन क्या है, ठीक है, वो इम्प्लीमेंट करने लायक है या नहीं। फिर आप क्या करोगे, आइडेंटिफाई करोगे प्रॉब्लम क्या है। एक बार एनालाइज कर लिया सिचुएशन को, उसके बाद आपने गैप ढूंढ लिया या बॉटलनेक ढूंढ लिया कि ये इस एरिया में प्रॉब्लम है, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, आप अपना ऑब्जेक्टिव सेट करोगे कि अकॉर्डिंग टू माई प्रोग्राम ये मैं ऑब्जेक्टिव रख सकती हूँ प्रोग्राम में, ठीक है। उसके बाद आप प्लान ऑफ वर्क डेवलप करोगे, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 64 नंबर इज
आपको फिर से असर्टेशन रीजनिंग वाला क्वेश्चन मिला है यहाँ। स्ट्रेटेजी फॉर बिहेवियर चेंज मस्ट इंक्लूड प्रोवाइडिंग कम्युनिकेशन दैट माइट ट्रिगर इंडिविजुअल्स टू टेक डिसीजन। रीजन में क्या बोला है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स में सर्व एज क्यूज टू एक्शन। ऑब्वियसली यहाँ पे क्या बोला है, बिहेवियर चेंज की बात बोला है। तो अगर बिहेवियर चेंज करना है तो उसके लिए स्ट्रेटेजी में क्या इंक्लूड होना चाहिए, कम्युनिकेशन दैट माइट ट्रिगर इंडिविजुअल टू मेक डिसीजन। ऑब्वियसली अगर आप किसी का बिहेवियर चेंज कर रहे हो, उसका जो मेन माध्यम होना चाहिए वो होगा कम्युनिकेशन। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। आप नेगेटिव वे में कर सकते हो, पॉजिटिव वे में कर सकते हो। इट डिपेंड्स कि आपके सामने कौन है और आपको कौन से कम्युनिकेशन करके आपको फायदा है, राइट। और जिसके लिए आप बिहेवियर चेंज कर रहे हो, जिसके ऊपर आप कोशिश कर रहे हो, तो उसमें कौन सा एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर इंक्लूड करने से वो एक्शन में जल्दी इम्प्लीमेंट होगा, राइट। तो बोथ आर द करेक्ट और रीजन भी इसका करेक्ट है। तो बोथ आर करेक्ट एंड आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन टू ए। ठीक है, ये 64 है इसका हिंदी वर्जन, आप देख लेना। नाउ 65 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, नॉट बोला है, हाईलाइट भी किया है एनटीए ने कि आप हमारे आंखों में पड़े, है ना। नॉट देखो बोल्ड में किया है इसको, एकदम कैपिटल में, है ना। नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द साइंटिफिक रिसर्च। आपको बोलना है इसमें से आपको जो 4 ऑप्शन मिला है, कौन सा साइंटिफिक रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। ठीक है, प्रिसीजन, ऑब्जेक्टिविटी, फिर सिस्टमाइजेशन एंड स्पेक्यूलेशन। तो स्पेक्यूलेशन जो है वो नहीं है। स्पेक्यूलेशन मतलब आप बोल सकते हो कि आप जो अगर रिसर्च कर रहे हो, कोई साइंटिफिक रिसर्च कर रहे हो, वो बहुत कंसाइज होना, उसका ऑब्जेक्टिव कंसाइज होना ज़रूरी है। आप जो रिव्यू कर रहे हो, जो एविडेंस इकट्ठा कर रहे हो, वो एविडेंस प्रूफ होना है ना, ज़रूरी है। और आपके दिमाग में क्लियर थॉट प्रोसेस होना है कि ये साइंटिफिक रिसर्च का ये आउटकम हो सकता है। ठीक है, वो थॉट प्रोसेस क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। आप ऐसा नहीं कि ये फेल भी हो सकता, ऑब्वियसली कोई रिसर्च का आउटकम सही नहीं हो सकता है, पर जैसे आप प्रोसेस कर रहे हो, आपके दिमाग में एक क्लियर पिक्चर होना बहुत ज़रूरी होता है, प्रिसीशन होना ज़रूरी होता है, ऑब्जेक्टिव सही रहना ज़रूरी होता है, इवन सिस्टमेटिक होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, नाउ 66 नंबर क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द प्योर रिसर्च प्रॉब्लम फ्रॉम द फॉलोइंग। क्या क्या बोला है, फर्स्ट इज द वोकेशनल इंटरेस्ट ऑफ एडोलेसेंट गर्ल्स, रोल ऑफ ICT इन एम्पावरिंग द रूरल women. Third is estimating time and energy consumption in use of solar cooker. Fourth is entrepreneurial activities of rural women. ठीक है, आपको यहाँ पे क्या पूछा है, प्योर रिसर्च प्रॉब्लम। प्योर रिसर्च को बेसिक रिसर्च भी बोलते हैं हम लोग। तो प्योर रिसर्च में क्या हम लोग पूछते हैं, हाउ, है ना। हाउ मतलब कैसे, कैसे, है ना, फंडामेंटल होता है। थियोरी जनरेशन में हेल्प करते हैं प्योर रिसर्च। आई होप आप लोग ने फर्स्ट पेपर में, पेपर 1 में आपने पढ़ा होगा प्योर रिसर्च। अदिति मैम ने स्पेसिफिकली रिसर्च बहुत अच्छे से आप लोगों को पढ़ाया है। अगर आप मैम से नहीं पढ़े हो, मेरा रिकमेंडेशन रहेगा प्लीज़ आप प्ले लिस्ट में जाओ और मैम से आप रिसर्च पढ़ो। ठीक है, मैम बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं रिसर्च। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है प्योर रिसर्च का प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, प्योर रिसर्च का ये जो 3 आपके ऑप्शन दिया है ना, 1, 2 और 4, दोज आर द स्टेटमेंट, इससे कुछ नहीं हो सकता है। वोकेशनल इंटरेस्ट ऑफ एडोलेसेंट गर्ल, ठीक है, ये तो आप गूगल में सर्च करके भी आपको मिल जाएगा, पर इससे कोई थ्योरी डेवलप होगा नहीं। पर जो 3rd नंबर ऑप्शन है उसमें क्या बोला है, देखो, एस्टिमेटिंग टाइम एंड एनर्जी कंजम्पशन इन यूज ऑफ सोलर कुकर। यहाँ पे 2 आपके कंपोनेंट है, टाइम और एनर्जी आपको कंजम्पशन देखना है।
ठीक है, सोलर कुकर के यूज में, तो ही तो आप कुछ डेवलप कर सकते हो प्रिंसिपल कि हाँ सोलर कुकर, ये पैटर्न के सोलर कुकर इतना टाइम एंड एनर्जी, डिफरेंट टाइप ऑफ सोलर कुकर कितना टाइम एंड एनर्जी लेते हैं, कितना कंजम्पशन होता है ना, तो उससे थ्योरी डेवलप होगा। ये प्योर रिसर्च का प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, राइट। नाउ 67 number question is the crucial weakness encountered in laboratory experiment। ठीक है, crucial weakness, weakness बोला है, encountered in laboratory experiment क्या क्या है? control, manipulation, accuracy and time। तो accuracy और time तो नहीं हो सकता है weakness, दो हो सकता है, एक तो manipulation, दूसरा है कंट्रोल। तो ये जो लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट है ना, रिसर्च ट्रायल वाला जो है, उसमें मैनिपुलेशन इज अ पार्ट है, ठीक है, कंट्रोल ट्रायल में पार्ट है, पर कंट्रोल, ठीक है, कंट्रोल रखना तो वो रिसर्चर के ऊपर डिपेंडेंट है, वो रिसर्चर कंट्रोल करके ही मैनिपुलेट करता है, ठीक है, तो वो कंट्रोल के आउटकम है मैनिपुलेशन। तो ये वीकनेस है स्पेसिफिकली लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट की, ठीक है। नाउ 68 नंबर क्वेश्चन इज द पैरामेट्रिक टेस्ट आर यूज्ड व्हेन। तो पैरामेट्रिक टेस्ट कब किया जाता है ये पूछा है। First is the variable are qualitative, distribution is normal, data is skewed, observation are independent. Answer will be distribution is normal। ये बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है। अगर आप पैरामेट्रिक टेस्ट का फीचर्स पढ़ते हो तो फर्स्ट जो आएगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में होता है पैरामेट्रिक टेस्ट, ठीक है। नाउ 69 नंबर क्वेश्चन इज व्हिच डेटा कलेक्शन टूल। आपको यहाँ पे बोला है डेटा कलेक्शन टूल इज अप्रोप्रिएट फॉर स्टडी ऑफ जॉब सेटिस्फेक्शन ऑफ केवीके प्रोफेशनल। मुझे लगता है 2021 में एनटीए ने जिसने भी क्वेश्चन सेट किया है उनको केवीके बहुत पसंद आ गया है, शायद विजिट करने गए होंगे या केवीके रिलेटेड कुछ किया होगा। 2 क्वेश्चन केवीके से मतलब रिलेटेड पूछ लिया ऐसे घुमा घुमा के। केवीके मतलब है कृषि विज्ञान केंद्र, ठीक है। तो जॉब सेटिस्फेक्शन देखना है, उसके लिए कौन से डेटा कलेक्शन टूल का यूज करना है। क्या ऑप्शन दिया है? इंटरव्यू, एप्टीट्यूड टेस्ट और क्वेश्चनियर एंड इंटरेस्ट इन्वेंशनरीज। इंटरव्यू ये कोई टूल नहीं है, ये माध्यम है। एप्टीट्यूड टेस्ट ये प्रकार है और इंटरेस्ट इन्वेंशनरी ये पैरामीटर्स में आते हैं। तो टूल विल बी द क्वेश्चनियर, ठीक है। नाउ 70 number question is the advantage of using probability sampling are। आपको एडवांटेज पूछा है किसका? प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का। क्या है, क्या बोला है ऑप्शन में? परफेक्ट कंट्रोल ऑन एक्सट्रानिशियस वेरिएबल, convenient when the sample is very small, absence of sampling biasness, lesser degree of judgment, faster and cost effective। तो आंसर will be lesser degree of judgment, फिर absence of sampling biasness and perfect control on the extraneous variable, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, जब नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होता है तो सैम्पल साइज अगर स्मॉल होता है तो वो हो जाता है, तो बी तो ऐसे ही नहीं होगा, तो बी वाला ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाएगा। फिर फास्टर एंड कॉस्ट इफेक्टिव, कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होता, तो ई वाला तो ऐसे ही कट हो जाएगा। तो आंसर विल बी ए, सी एंड डी, ठीक है। नाउ 71 नंबर क्वेश्चन इज, यहाँ पे आपको वेरिएबल दिया है लिस्ट 1 में और लिस्ट 2 में उसका कैरेक्टरिस्टिक दिया है, आपको मैच करना है, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? एक्सपेरिमेंटल विल बी द मैनिपुलेटेड। फिर ऑर्गेनिज्मिक, इसका क्या है? कैन नॉट बी ऑल्टरनेट बाय द रिसर्चर। असाइन का होगा मेजरेबल, कैन नॉट बी मैनिपुलेटेड। डिपेंडेंट का क्या होगा? डिपेंडेंट का होगा इज द प्रिज्यूम्ड कॉज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। यहाँ पे हिंदी पे दिया है।
नाउ 72 नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन स्पेसिफिकली ड्रॉप हो गया था क्योंकि देखिए यहाँ पे कितना ऑप्शन है, 5 ऑप्शन है, आपको कितना दिया है कोड में 4, तो ये ड्रॉप हो गया था। फिर भी आप जान लो, sequential step constructing the third stone equal appearing interval attitude scale। क्या बोला है इसमें, फर्स्ट ए इज कलेक्शन एडिटिंग ऑफ आइटम, कैलकुलेटिंग स्केल एंड क्यू वैल्यू, फाइनलाइजेशन आइटम, सॉर्टिंग ऑन आइटम डिफरेंट क्वांटिमा एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो ई वाला जो ऑप्शन है ना, वो देना ही वो भूल गए एनटीए। तो फर्स्ट है कलेक्शन एंड एडिटिंग ऑफ टर्म्स, डी विल बी सॉर्टिंग आइटम्स ऑन क्वांटिमम डिफरेंट, उसके बाद होगा बी कैलकुलेटिंग स्केल एंड क्यू वैल्यूज, उसके बाद होगा फाइनलाइजिंग और लास्ट होगा एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है वो ड्रॉप हो गया था, फोकट में 2 नंबर मिल गया था। नाउ 73, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ डेटा। आपको सीक्वेंशियल ऑर्डर में डेटा एनालिसिस कैसे किया जाता है वो लगाना है। क्या है, ए गैदरिंग, बी एनालाइजिंग, सी ऑर्गेनाइजिंग, डी इंटरप्रेटिंग। फर्स्ट होगा गैदरिंग, ठीक है, उसके बाद होगा ऑर्गेनाइजिंग, उसके इंटरप्रिटेशन एकदम लास्ट में होता है। तो ये अगर किसी को पता है, ये करना ही जरूरी नहीं है, आप देख लेना डी लास्ट में है, उसके बाद आप देख लेना कौन से ऑप्शन अकॉर्डिंग सही है। सी देख लेना ऑर्गेनाइजिंग, बी देख लेना एनालाइजिंग। पहले ऑर्गेनाइजिंग होता है, उसके बाद एनालाइजिंग होता है। अगर हम लोग डेटा ऑर्गेनाइज ही नहीं किया तो एनालाइज कैसे करेंगे, नहीं कर पाएंगे, है ना। तो फर्स्ट होगा गैदरिंग, सेकंड होगा ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड होगा एनालाइजिंग एंड फोर्थ विल बी इंटरप्रेटिंग। तो 2 नंबर इज करेक्ट। 75 नंबर क्वेश्चन इज पर मिनट कैलोरी कंजम्पशन फॉर मॉडरेट एक्टिविटीज will be 2.0 to 3.5। ठीक है। 76 नंबर क्या पूछा है, what type of adaptation it is where the human exhibit the capacity of being molded। plasticity will be the answer। genetic नहीं होगा, accumulation नहीं होगा, behavioral adaptation नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे being molded is a keyword। ठीक है, exhibit the capacity किसका बोला है, ह्यूमन का पूछा है, तो प्लास्टिसिटी विल बी द आंसर। नाउ यहाँ पे बोला है क्वाटरनरी पर्पल, आपको बोलना है क्वाटरनरी पर्पल कैसे तैयार किया जाता है। क्वाटरनरी कैसे, 2 टर्शियरी जो कलर है उसको जोड़ के क्वाटरनरी पर्पल डेवलप किया जाता है। तो आंसर विल बी 3R 3B 2Y, 3R plus 3B plus 3Y, मतलब 3 रेड 3 ब्लू 2 येलो। ठीक है। Now 78 number is the general guidelines of work height for the task where there is frequent use of eyes and infrequent use of hand are, answer will be 5 to 10 cm below the eye level। ठीक है। 79 is the group of commodities listed in essential commodities act। आपको बोलना है यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है, यहाँ पे essential commodities acts में कौन से commodities included है। ठीक है, तो आंसर विल बी कोल, कॉटन टेक्सटाइल, आयरन एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। See, 80 number question is, this is the last question of this season। which of the color combination are used in the achromatic color scheme। तो achromatic color हम लोग को पता है, न्यूट्रल कलर जो होता है वो achromatic होता है, स्पेसिफिकली ब्लैक, फिर व्हाइट एंड ग्रे। ठीक है, सो वैल्यू यहाँ पे ऑप्शन देखिए क्या बोला है, वैल्यू वेरिएशन ऑफ न्यूट्रल कलर, सेकेंडरी, प्राइमरी एंड ऑपोजिट कलर। नो, द आंसर विल बी द वैल्यू वेरिएशन ऑफ द न्यूट्रल कलर। ठीक है, सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस सेशन। और एक चीज मैं जो आपको अनाउंस करने वाली हूँ कि हम लोग जल्दी पेड कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, मोस्ट प्रॉब्लम जुलाई 20 इस टाइम से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप लोग JRF अड्डा टीम के साथ कांटेक्ट कर सकते हो फॉर द एनरोलमेंट एंड ऑल।
आपको डिटेल कोर्स कंप्लीट किया जाएगा फॉर दिसंबर एग्जाम। ओके, और उसके लिए आपको इंग्लिश और हिंदी में नोट्स मिलेगा। उसके साथ साथ इसका एक मैं डिटेल वीडियोस आपके साथ लेके आऊँगी, आपके सबके साथ शेयर करूँगी, ठीक है। पर मैं अभी आपको मोटा मोटा शब्द में आपको मैं बोल दे रही हूँ, दिसंबर के लिए आएगा कोर्स जल्दी, पेड कोर्स आएगा, इंग्लिश हिंदी में आपको मिलेगा, उसके साथ मॉक टेस्ट भी मिलेगा आपको, मॉक टेस्ट का सीरीज भी होगा, ठीक है। हिंदी इंग्लिश का नोट्स PDF में मिल जाएगा आपको। और बाकी तो मैं आपको ट्रिक्स एंड टेक्निक्स सिखाऊंगी कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, कहाँ से कितना आप पढ़ोगे। बहुत बड़ा होम साइंस का सिलेबस है, पर कुछ स्पेसिफिक रीजन से रिपीटेटिव वे में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसके इन डेप्थ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ पढ़ के माथा मतलब गड़बड़ी करना ज़रूरी नहीं होता है, बहुत टेक्निकल वे में पढ़ना ज़रूरी होता है। आप लोगों को JRF क्रैक करना है, नथिंग एल्स, है ना। आराम से पढ़ो, खुश होके पढ़ना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप दिन में 1 घंटा पढ़ो, 2 घंटा पढ़ो या 8 घंटा पढ़ लो, है ना। खुश होके पढ़ो और खुद का नोट्स खुद बनाओ। देखो आपको ऐसे PDF में नोट्स मिल जाएगा, पर मुझे ऐसे लगता है कि आप अगर पढ़ के उसको लिखोगे ना, खुद को, वो रिटेंशन के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। अगर आप खुद हाथ से लिखते हो कोई चीज़, है ना। अगर आपके पास टाइम का कंस्ट्रेंट है, उतना टाइम नहीं है, तो आप PDF से पढ़ सकते हो, है ना। पर लिखना बहुत ज़रूरी है याद रखने के लिए, वो आप कर सकते हो। और रिवीजन, जो भी आप पढ़ रहे हो 2 दिन बाद उसको कम्प्लीटली रिवाइज करो। अपना एक टाइम शेड्यूल बनाओ कि 1 हफ्ते में मुझे इतना कंप्लीट करना है। वैसे ही आप फर्स्ट पेपर के बनाओगे, सेकंड पेपर के बनाओगे। जिसका इस बार बहुत अच्छा एग्जाम हुआ है, कट ऑफ मोर देन 200 है, JRF का बहुत बड़ा चांसेस है, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम। पर उसके आगे फ्यूचर है, आप प्लानिंग करो PhD का टॉपिक क्या होगा, कैसे आप SOP डेवलप करोगे, कौन से यूनिवर्सिटी आप जाओगे, एंट्रेंस होगा, आपको इंटरव्यू PI सेशन में बैठना पड़ेगा, पर्सनल इंटरव्यू में, उसका तैयारी करते रहो। अगर जिन लोगों का असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का मन है, वो उनका तैयारी करो, क्योंकि सिलेबस मोर और लेस सेम है। अगर जिनका नेट JRF कुछ भी नहीं हुआ, उदास होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके सामने और एक बड़ा मौका है, दिसंबर एग्ज़ाम। उसके लिए आप फोकस करो, पॉजिटिव होकर पढ़ते रहो, रिवीजन करते रहो। कोई भी चीज़ नामुमकिन तो है नहीं, कोशिश करने वाले की हार नहीं होता है कभी, ये याद रखना। आज के लिए हम लोग यहाँ ख़त्म कर रहे हैं, हम लोग नेक्स्ट सेशन पे मिलेंगे। मैं 2023 का डिटेल्स एनालिसिस वीडियोस आपके साथ शेयर करूँगी, है ना। सो टेक केयर, मिलते हैं अगले सेशन पे।